I am Asta, your social science educator, and today we are going to discuss a very important chapter of a class 10 geography textbook, that is resource and development. So ये बहुत ही important chapter है और ये first chapter है आपकी class 10th का, so इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं. This is the part 1 of this complete chapter, and we will see how many parts we will make for this. I will try to cover it in 2 parts. We will check how will. So पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिसोर्स, राइट. रिसोर्स होते क्या है? सी, रिसोर्स आर समथिंग दैट बेसिकली ही सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. अब ये तो होगी डेफिनेशन, है ना, बुक की डेफिनेशन जो हम सब पेपर में लिखेंगे और इसी से हमको मार्क्स मिलने वाले हैं. बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, किसी ऑब्जेक्ट में और किसी रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, राइट. रिसोर्सेज वो हैं जो हमारे नीड से सेटिस्फाई करें ही करें, पर 3 पैरामीटर्स और हैं जिनको इनको सेटिस्फाई करने हैं, तभी हम इनको रिसोर्स कहेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट एज रिसोर्स. अब वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं? पहला है टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, यानी कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी ऐसी जिससे हम उसको इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा भी कुछ ना हो जो आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही है उसको डिराइव करने के लिए. जैसे एक प्लेट्यू से या फिर डेक्कन प्लेट्यू से मिनरल डिराइव करना इज कंपैरेटिवली इजियर देन ड्राइविंग एनी मिनरल और रिसोर्स फ्रॉम हिमालयाज, है ना. हिमालयाज न्यू है, हिमालयाज इतने बड़े हैं, वहां से अगर हम कोशिश करेंगे उनको डिग करके एक्सट्रैक्ट करने की, सो इट विल बी वेरी टेक्नोलॉजिकल हेवी थिंग टू फॉर अस. सेकेंड इज इकोनॉमिकली feasible. इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी, है ना. आप क्लास 9 में बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक आई है जो कि अब आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा बताएगी. आई विल मेक वीडियो फॉर दैट एज वेल. तो इकोनॉमिक feasible का मतलब क्या है कि बिजनेस, सिंपल बिजनेस, है ना. आप किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट लगेगी, है ना, एंड प्रोडक्ट जो भी है उसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, है ना. ऐसा ना हो कि कॉस्ट लगे बहुत ज्यादा और प्रॉफिट जनरेट हो गया बहुत कम, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, बहुत ज्यादा दिन तक ये काम चल नहीं पाएगा. थर्ड इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. सी, बाकी तो चीजें तो सारी कंट्रीज के लिए सिमिलर ही है, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, इकोनॉमिक भी सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जुड़ ही गई है. पर कल्चर अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. ये कल्चर हर जगह सेम नहीं हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी अभी क्या, कभी भी नहीं शायद ऐसा हो कि काऊ का मीट या फिर बीफ प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं वो प्रेवलेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्रेवलेंट नहीं है. एंड वी एज अ कल्चर सी इट एज समथिंग अनएथिकल, राइट. पर अगर हम इसको यूरोप में देखें या रशिया में देखें या सेंट्रल एशिया में देखें, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है. वहां पे दिस बीफ थिंग इज कैन बी यूज एज देयर रिसोर्स, ठीक है. तो कोई भी ऐसी चीज जो कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज सोशल साइंस ओनली, तो वो रिसोर्स में नहीं आएगा, ठीक है. तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिक फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है. तीनों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, आप इसको अपने पीरियोडिक टेक्स्ट में जरूर से, अगर कोशिश हो सके तो प्लीज इसको इंक्लूड करिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड बोर्ड में एक्सपेक्ट, ठीक है. तो अब कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट रिसोर्स बनता कैसे है, क्या ऐसा बीच में प्रोसेस होगा जो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट रिसोर्स बन जाएगा? कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. कोई मिनरल, कोई रॉक एक ऑब्जेक्ट होता है, वो रिसोर्स बनता है, बाद में रिसोर्स बनता है ना. बीच का क्या प्रोसेस है, बीच में क्या प्रोसेस है, उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसका मतलब उसको डेवलप होना पड़ता है थ्रू नेचर, थ्रू ह्यूमन बींग्स, थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन, राइट. नेचर से ही हमको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, नेचर ही है जो हमको सारे रिसोर्स का प्रोडक्शन दे रहा है. फिर ह्यूमन बींग उनसे इंटरेक्ट करते हैं मतलब उसको अपनी तरह से मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमको तो स्टोन्स मिल रहे हैं, शुरुआत में आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या जब हम लोग की नई नई स्टोन एज स्टार्ट हुई थी तो स्टोन से मिलते थे ना हमको. ह्यूमंस बीइंग ने उनको क्या करना करा, शार्प करना स्टार्ट करा, है ना. वुड को एक्स में बदलना स्टार्ट कर दिया, है ना. या फिर नॉर्मल हर्ब्स को मेडिकल हर्ब्स में बनना स्टार्ट कर दिया. तो ये क्या है, ह्यूमन बींग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं नेचर को, जो कि हमारे काम के लिए तो अच्छा है ही, पर कई बार ये बहुत ज्यादा हो रहे थे तो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है. थर्ड इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम
जो भी ये प्रोसेस कर रहे हैं इसको और इजीली कर पाएँ। पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो अब हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना काम हो सके उतना स्पीडी प्रोसेस हो जाए। एंड थर्ड इज़ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर व्हाट? इंस्टीट्यूशन इज़ फॉर फंडिंग, है ना? कोई चीज़ कल्चर में एक्सेप्ट कराने के लिए भी इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ये आप जब सोशल साइंस बहुत डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कराने में या फिर क्रिटिसाइज करने में, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? जैसे कोई नॉर्मल रिवर है, अब ये रिवर तो नेचर की देन है, रिवर तो हमने तो नहीं बना दी। तो रिवर का वाटर नेचुरली अवेलेबल है। अब इस पे डैम बनाने का सोचना, ये तो ह्यूमन बीइंग के थिंकिंग थी, ठीक है? तो ह्यूमन बीइंग ने ऐसा सोचा कि अगर डैम बन जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। इंजीनियर्स इसके बारे में सोचा। अब सोचा तो ऐसा नहीं रात में निकले डैम बनाने के लिए, सुबह तक डैम तैयार है। अब उन लोगों को क्या लगेगा? टेक्नोलॉजी लगेगी, मशीन्स लगेंगे, इक्विपमेंट्स लगेंगे, है ना? इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सीमेंट लगेगा, ब्रिक लगेगा, जो भी लगेगा दे विल ऑल यूज इट, है ना? और उसमें टेक्नोलॉजी का भी पार्ट आएगा। लेकिन एंड थर्ड सॉरी फोर्थ पार्ट इज इंस्टीट्यूशन की अब उसकी फंडिंग कौन करने वाला है, राइट? उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, उसकी फंडिंग कौन करेगा, उसको प्रमोट कौन करेगा? तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी फंड कर सकती है, प्राइवेट भी फंड कर सकता है, या फिर दोनों साथ मिलके भी फंड कर सकते हैं, ठीक है? तो रिवर का पानी नेचुरली अवेलेबल था, ह्यूमंस बीच ने सोचा कि चलो अब हम इस पर डैम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से डैम बन भी पाया, पर ये सब कुछ फंडेड कैसा था? गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। तो ये इन चारों कंपोनेंट से मिलके हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से, एक नॉर्मल नेचुरल अकरिंग सब सो सॉरी फॉर दैट एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस से पहुंचते हैं कहाँ? नॉर्मल चीजों पे, ठीक है? अब है वाटर बिकम्स अ मतलब वाटर भी से क्या हो गया? वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। ऐसे वाटर वैसे भी रिसोर्सेज हम लोग के प्यास बुझाता है, हम लोग के बाकी कामों के लिए आता है, पर एज अ नेशनल रिसोर्स की अब वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, डैम बन गया, ब्रिज बन गया, तो फॉर दैट, राइट? अब है आर रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? नॉट एट ऑल, है ना? इसका कोई यस नो मिडल आंसर नहीं है, इसका बिल्कुल आंसर है नो, ठीक है? क्योंकि हम लोग को बस ऐसा लगता है कि रिसोर्स फ्री है, पर इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और जो हम सब कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं आज ऐसे मौसम से, इतनी ज्यादा फ्लड से, या कहीं पे बहुत ज्यादा एरिड चीज़ों से, या फिर हम देखते हैं कि पैंडेमिक आ गया है, एपिडेमिक्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब यही कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं, ये सोचे कि रिसोर्सेज तो फ्री है एंड वी शैल फ्रीली इंजॉयड। पर ऐसा कुछ नहीं है, रिसोर्सेज की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अगर हम इनको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका जो भी नुकसान है वो हमें पे करना ही है, ठीक है? तो रिसोर्स का मेन जो मोटिव है वो क्या है? हमारे नीड को सेटिस्फाई करना, ठीक है? वी ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज, वी ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेज थ्रू नॉलेज, स्किल्स, है ना? अवर इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, है ना? पर इन सब का काम करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रिसोर्स को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ये भूल ही गए कि हमें रिसोर्स ऐसा रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि अपने ग्रीडी मोटिव्स के लिए, ठीक है? तो बिल्कुल भी फ्री ऑफ चीज नहीं है ये, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम सबको पे करनी पड़ रही है, ठीक है? अब है रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, ठीक है? वैसे तो बहुत ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इसका नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज था, कि रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जो कि नेचुरल सोर्सेज में आते हैं, राइट? जो नेचर हमको प्रोवाइड करा। रिन्यूएबल्स वेरी इजी है ना, जो चीज रिन्यू हो पाए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोलॉजिकल, क्रॉप्स, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। सी, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कैन बी काउंटेड एज रिन्यूएबल, पर हमारा इतना ज़्यादा इनको परेशान करना, इतना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को परेशान करना, इनका एक्सटिंक्शन या फिर नेचुरल वेजिटेशन का ख़त्म होना, अब इनको थोड़ा-सा एक मिक्स टर्म में लाता है कि ये क्या सच में रिन्यूएबल्स बचे भी हैं? रिन्यूएबल्स बचे हैं साइंटिफिक टर्म्स में तो ऑफ कोर्स ये हैं, है ना? पर इनको भी ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि रिन्यूएबल है तो सोच के बिल्कुल ही इनको एक्सटेंड करते रहें, बिल्कुल इनको वेस्ट करते रहें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल भी सिंपली हमको पता है जो रिन्यू नहीं है उसके उनको बनने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, जैसे हमारे सारे मेटल्स और, है ना, प्रीशियस मेटल, पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल को डीजल, है ना, ये सब कुछ नॉन रिन्यूएबल में आ गया। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ रिसोर्सेज इज ह्यूमन रिसोर्स, है ना? वी ह्यूमन आर रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री, फॉर द वर्ल्ड, ठीक है? हम
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक रिसोर्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी मटेरियल को रिसोर्स बनाया जाता है थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, वैसे एक नॉर्मल ह्यूमन से भी रिसोर्स बना जाता है। कैसे बना जाता है? थ्रू बेटर बेटर सिविक सेंस, थ्रू बेटर स्किल्स, थ्रू बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, थ्रू बेटर स्कूलिंग, थ्रू बेटर लिटरेसी। तो इन सब से हम एक नॉर्मल ह्यूमन से एक स्किलफुल और एक एसेट बन जाते हैं एक नेशन के लिए, है ना। पर कई बार क्या होता है, गलत भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्किलफुल बन जाने से, बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाने से, बहुत ज़्यादा मतलब करियर में ग्रो कर जाने से कई बार लोग इसको गलत तरह भी ले जाते हैं ना, कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए पर आपके मोटिव्स क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। सो आप एक कंट्री के लिए एसेट नहीं है, है ना, बल्कि एक लायबिलिटी है उनकी, और एक तरह से बोझ है उनके लिए, कि आपको जल्द से जल्द इनको सुधारना है या तो बाहर निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कोर्स मैटर। हमारी कंट्री में क्वांटिटी की तो कोई कमी है नहीं पॉपुलेशन में, लेकिन क्वालिटी की अभी भी बहुत बड़ी कमी है। अभी भी हमें स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी कमी है, और लिटरेसी इज स्टिल एन बिग इशू। हमको पढ़ना है कि रिसोर्सेज तो बन गए, हमने उनका इस्तेमाल भी कर लिया, पर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से अब हमारी सोसाइटी की क्या हालत है, अब हम कैसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है, और इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आज हमको मतलब अपनी लाइफ में उसके साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने बिल्कुल ही अंधाधुंध होके रिसोर्सेज इस्तेमाल करे हैं ना, टेक्नोलॉजी के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और आज उसका इतना हार्मफुल इफेक्ट इन द थिंग्स ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन में हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रेटफुल एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स इतने ज़्यादा ग्रीडी हैं, है ना, कुछ कॉर्पोरेट्स इतने ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिसोर्स को इस तरह इस्तेमाल करा कि हमें इसका नेगेटिव इफेक्ट ही देखना पड़ गया, है ना। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग सेटिस्फैक्शन, वी आर पेइंग द कॉस्ट फॉर इट, है ना। कि अब पेट्रोल और कोल इतना ज़्यादा बाहर निकल गया कि आसपास के इलाकों में अर्थक्वेक आने लग गए, है ना। या फिर इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज से एयर पोल्यूशन हो गया कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई, है ना, या फिर मास्क के साथ घूमना पड़ गया, या फिर अस्थमा के इश्यूज बढ़ने लग गए, ठीक है। सेकेंड इज अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जब भी सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है ना, सिर्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर टू डिफरेंट थिंग, है ना। ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है इंडिया की, पर क्या डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है? क्या ये जो ग्रोथ है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्यूमुलेशन जो है रिसोर्सेज का, मतलब जो डिपोजिशन है, वो कुछ ही लोगों के पास है। कुछ लोग ही हैं जो अमीर हैं, बहुत अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब थे बेचारे वो और ही गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की भी कमी है, और उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट का, है ना। कोई एक बिग कॉर्पोरेट है, वहाँ पे उस एरिया में मान लीजिए एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाट विल दे डू? दे विल जस्ट, हाँ, दे विल जस्ट बाय अ एयर प्योरीफायर फॉर देम, है ना। एयर प्योरीफायर हर केबिन में लग जाएगा, हर जगह बिल्डिंग में लग जाएगा, तो एयर उनकी प्योरीफाई हो गई, है ना। बाहर आना पड़ेगा पर कम। पर जो रोड पे लोग रह रहे हैं, या जो आसपास के स्लम एरियाज में रह रहे हैं, उनको तो वही एयर का, है ना, वही एयर यूज करनी है। सो दे आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट, है ना, और उनको बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। फिर है डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बढ़ता ही जा रहा है, रिच रिचर बनते जा रहे हैं और पुअर पुअरर बनते जा रहे हैं। आपने इसका कितना, इसका रिबेल होता है, कितना रेवोल्यूशनरी ये चीजें होती हैं, ये आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आई गेस पढ़ा होगा क्लास 9th में, है ना। कि जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों में ना, मतलब रिसेंटमेंट बढ़ता जाएगा, लोगों में गुस्सा बढ़ता जाएगा, लोग रोड पे आना भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, लोग एग्रेसिव होने लग जाएंगे। हम जब देखते हैं कि गर्मी बढ़ती है, कहीं कहीं पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, तो लोग कैसे रिबेल करते हैं, कैसे रोड पर आके वो धरना देते हैं या फिर ये सब करते हैं। सोशल साइंसेज, एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू, है ना, सब कुछ आपके आसपास ही है, बस आपको बस आँख खोलनी है। कुछ साइंस भी नहीं कि सोचना पड़े अरे ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है, ये क्या है। बस सब कुछ आपके पास है, आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। आप ये सब कुछ पढ़ेंगे अच्छे से तो आप अपने आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे कि कैसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। सी, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, है ना, या फिर ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, या फिर रिवर ओशंस का पानी बढ़ना, या ओशन एसिडिफिकेशन होना, ये कंट्री ही तक नहीं सीमित है किसी, है ना, कि इंडिया में इंडस्ट्री लगी है तो इंडिया में ही पॉल्यूशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में होगा, है ना। कहीं पे पर्टिकुलर किसी एक पार्ट में ओशन गलत गंदा हो रहा है तो सिर्फ ओशन वहीं गंदा रहेगा, कहीं और सारे ओशन साफ रहेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये बाउंड्री क्रिएट कर दी लैंड रिसोर्सेज की, लैंड को बाउंड्री में ला दिया, पर बाकी नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी बाउंड्री के साथ नहीं रहते हैं, वो आराम से इधर उधर जा सकते हैं। इसी वजह से ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि हर तरफ ये प्रॉब्लम है ना। ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, नॉर्मल अच्छी सॉइल का डेजर्टिफिकेशन हो जाना, नॉर्मल सॉइल्स का डेजर्ट में बदल जाना, या फिर ओशन का पीएच लेवल बढ़ जाना, जिससे कि एसिडिफिकेशन होने की दिक्कत हो। ठीक है, फिर है, अब वही बेसिकली आपको यहाँ पे बताया गया कि कैसे दोनों चीजें कनेक्ट है ना। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई कि बिकॉज ऑफ रिसोर्स डेप्रीशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोइंग इनइक्वालिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, व्हाट वी आर फेसिंग है ना, कि हम ये सब फेस तो कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम रिसोर्स को कंजर्व करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएं, और रिसोर्स की अच्छे से प्लानिंग करें। तो वन बाय वन हम इन तीनों को पढ़ना है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी कई बार पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लेते हैं। डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना ही करना है, पर आगे वाली जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए। इट्स लिंक टू मिडिल पाथ, है ना। मिडिल पाथ बुद्धिज्म का बहुत अच्छा एक मैं कहूंगी टीचिंग है ना, बुद्धिज्म कल्चर का, कि वहां पे ना ही आपको स्टेरिसिटी में जाना है कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया, आप डेवलपमेंट करेंगे नहीं, सब कुछ बचा के रखेंगे, ना ही बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना है कि सब कुछ ही खराब कर देना है, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल सारे पेड़ काट दो, सारे एनिमल्स को हटा दो, हम सिर्फ राज करेंगे, ऐसा नहीं। दोनों को बैलेंस करके बीच का मिडिल पाथ लेके चलना है कि डेवलपमेंट भी हो जाए, ग्रोथ भी हो जाए, प्लस आगे जनरेशन को भी आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड development in the present should not compromise the need of future generation. Development must balance economic growth, social welfare, environmental protection. मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं डाला है, पर आप इस तीनों पॉइंट को ना ट्रायंगल शेप में डाल सकते हैं ना, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे। से आपको लास्ट में पेपर जब आपका कभी होगा बोर्ड का, मार्च में या फेब में लास्ट में, तो उसमें सबको सब कुछ ही आता रहता है, इतनी प्रैक्टिस सबने कर ली होती है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा अपने स्कूल में ना अपने जितना मैंने पढ़ाया है, कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है या कुछ कुछ चीजें आ रही है। लास्ट तक सबको सब कुछ आता रहता है। अब लास्ट डे से सब कुछ मैटर करता है प्रेजेंटेशन पे, कि आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया है कि नहीं दिया है। एंड बिलीव मी, इवन 2 मार्क्स इन अ पेपर कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस, है ना, इन योर परसेंटेज। तो आप प्लीज कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स से आधा मार्क्स ज्यादा गेन करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी लोगों से। तो आप ऐसे डायग्राम्स, ऐसे फ्लो चार्ट्स ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट जो इन्वायरमेंट की हुई थी 1992 में, उसको हम कहेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अर्थ समिट इज नथिंग बट द मीटिंग ऑफ डिफरेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उन्होंने साथ आके बात करी कि अब भाई बहुत पॉल्यूशन फैल गया है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि 1992 का टाइम में आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है, लोगों ने इंडस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया, और इफेक्ट्स दिखने लग गए हैं। तो आप सबने सोचा कि चलो हमको इस बात की मीटिंग करनी पड़ेगी, अब हमें इस बात के लिए भी आगे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्राजील में होती है, और वहाँ पे कुछ मेजर आउटकम्स उनकी मीटिंग में निकल के आते हैं ना, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे ग्लोबल हम साथ काम करेंगे। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जितनी भी आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनते हैं ना, ये सब इन्हीं का, इसी का रिजल्ट है, इसी कन्वेंशन का रिजल्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट को लेके, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या है ना, कि फॉरेस्ट का कैसे लगेंगे, फॉरेस्ट पे प्रिंसिपल क्या होगा, या फिर कोई फॉरेस्ट काटेगा तो उसकी कॉस्ट हमको क्या लेनी है, ये सब कुछ। ठीक है, और अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21, राइट। और इसके साथ ही इस मीटिंग को हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी यूएनसीईडी। तो हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं, इट्स जस्ट अनदर नेम। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी बुक में बताया गया है अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21, है ना। एजेंडा 21 हमको अच्छे से पढ़ना है। एजेंडा 21 है 21st सेंचुरी के लिए, 21st सेंचुरी आने वाली है, 1992 की बात है, कुछ ही साल बचे 21st सेंचुरी स्टार्ट होने में। सो उन्होंने सोचा चलो एजेंडा 21 बनाते हैं। ऐसे ही लास्ट ईयर भी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग हुई है, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है बेलम में। ठीक है, तो बेलम 30 पैकेज, ये सब ऐसे आते रहते हैं नंबर से रिलेटेड, तो आपको परेशान नहीं होना है इसके लिए। पहला है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया, इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना है, यानी कि खत्म करना है। जो भी इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है इसको हमको अब रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके प्रोग्राम्स हम क्या देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना, तो सॉइल की हेल्थ को करना। तो ये सब, ये प्रोग्राम्स इन्हीं की तरफ, इन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं
कि इन्वायरमेंटल में जो भी डैमेज हो चुका है इसको हम रिस्टोर कर सकें। सेकेंड इज इराडिकेटिंग पावर्टी, यानी कि पावर्टी को जितना हो सके उतना कम करना। ठीक है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी वेलफेयर स्कीम पावर्टी कम करने के लिए ही होती है। आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा नाइन्थ में, या फिर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के जितनी भी स्कीम्स आती हैं ये बेसिकली पावर्टी खत्म करने के लिए ही है। ठीक है, थर्ड इज कंट्रोलिंग डिसीजेस, है ना, कि डिसीज जैसा हमने देखा पैंडेमिक आया था कोविड-19 का, ठीक है, कैसे डिसीज एक कंट्री में नहीं रहती, सारी कंट्रीज में जाती है, फिर है ना सारी कंट्रीज को परेशान करती है जाके। तो आज हम ये जो आयुष मिशन देखते हैं, है ना, इंद्रधनुष मिशन देखते हैं, ये सब इन डिसीज को कंट्रोल करने के लिए ही बनाए गए थे। ठीक है, ताकि डिसीज को कंट्रोल करा जा सके और ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम पे आ रहे हैं इनको कम करा जा सके। फिर है प्रमोटिंग ग्लोबल कॉपरेशन, जो भी अभी मीटिंग होती है ना, G20 मीटिंग अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ इंडिया में हुई थी, हर तरह के हर जगह के प्राइम मिनिस्टर आए थे, कितना ज्यादा, है ना, कितना ज्यादा इसका पब्लिक डिस्प्ले हुआ था कि क्या ही हमारी कितना अच्छा कल्चर है सब कुछ। तो ये मीटिंग हुई किस लिए थी, इसीलिए हुई थी, है ना, क्योंकि उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उस समय, ऋषि सुनक जी, उन्होंने ये बात बोली भी थी अपने यूट्यूब पे वीडियो में कि कैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एक कंट्री में सीमित नहीं होते हैं, वो हर कंट्री में जाएंगे, है ना, तो हमें साथ आके काम करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर है लोकल लेवल एक्शन। अब आपने सारे प्लान बना लिए, सारे डिसीजन ले लिए, पर लोकल लेवल पे कुछ सोचा नहीं कि उसको कैसे लेकर आना है साथ में। सो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। आप मीटिंग्स तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, सब कुछ इससे डिसाइड कर सकते हैं, पर अगर लोकल लेवल पे एक्शन नहीं हो रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क, है ना। ऐसा तो नहीं सकता हमने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च कर दिया अब हम सबको साफ कर देंगे, पर साफ होगा कैसे? साफ होगा गलियों से, है ना, गाँव में जाके साफ होगा, साफ जा गाँव में जाके टॉयलेट्स बनवाने पड़ेंगे, गलियों की सफाई करनी पड़ेगी, स्लम्स को साफ करना पड़ेगा, वेस्ट मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा, तो वो लोकल लेवल से होगा, है ना। इसीलिए इसमें म्युनिसिपैलिटी, पंचायत का रोल होता है, ताकि लोकल लेवल पे काम हो सके और लोकल लेवल से धीमे 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 हमारा पूरा कंट्री अच्छे से काम इसमें कर सके। ठीक है, सेकेंड इज रिसोर्स प्लानिंग। सी, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल। ठीक है, आप टेंथ में है, आप भी प्लान करते होंगे आपको किस मंथ में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, किस मंथ में कौन सा टेस्ट देना है, किस मंथ में कितने चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, कब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। तो ये क्या है, आपकी प्लानिंग का ये पार्ट है ना। अगर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू से एंड इट्स वेरी ट्रू, है ना, कि अगर आप प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू फेल यू आर फेल टू प्लानिंग। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोलते शायद, थोड़ा फंबल कर गई मैं, कि अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं वैसे ही आप फेल है, इसका यही है। ठीक है, इफ यू आर फेलिंग इन प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। हाँ, ये है इसका। ठीक है, तो पहला है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करना है, इसके कुछ 3 स्टेप्स आपके बुक में बताए गए हैं, सिर्फ नाम दिए गए हैं, है ना। और कभी आपसे पूछा जाए, जितने भी मार्क्स में पूछा जाए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर शॉर्ट है तो 3 वही स्टेप्स लिख दीजिए, अगर ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसमें एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और बुक में वो शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो पर रिसोर्स प्लानिंग का मतलब आपको समझ में आ गया ना, कि रिसोर्स को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है, केयरफुली यूज़ करना है और सस्टेनेबली यूज़ करना है ना, कि फ्यूचर के लोग के लिए भी कुछ छोड़ना है ना, सब अपने लिए नहीं यूज़ कर लेना। ठीक है, अब है कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसके 3 स्टेप्स पढ़ लेते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। पहले आइडेंटिफाई तो कर ले कि रिसोर्सेज हैं कहाँ कहाँ पे, है ना। हर पूरी कंट्री में हर जगह रिसोर्सेज नहीं फैले हुए हैं, है ना। कुछ कंट्री में ज्यादा, कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कुछ पार्ट ऑफ कंट्री में रिसोर्सेज कम होते हैं, या होते तो हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ओशन के अंदर रिसोर्स है, पर एक्सेस भी तो नहीं कर सकते हैं, होगा रिसोर्स, हम क्या कैसे निकालें उसको बाहर। पर किसी प्लेट्यू में तो उसको रिसोर्स को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सर्वे करना रिसोर्स का, या मैपिंग करना, मेजर करना, एसेस करना उनकी क्वालिटी। जैसे कोल भी हर जगह सेम क्वालिटी का नहीं मिलता है, कुछ कोल बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है, उनका ऐश कंटेंट कम रहता है, हीटिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी रहती है, कुछ कोल थोड़ा कम क्वालिटी का रहता है। तो ये आइडेंटिफाई करना है ना। इट्स लाइक कि आप एक घर में, आपने सोचा आज मैं कुछ अच्छा बना के दिखाऊंगा घर में सबको, ठीक है, कुछ अच्छा रेसिपी ट्राई करने वाला हूँ, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ये करेंगे ना कि मुझको चाहिए क्या क्या, मैं बनाऊंगा क्या, उसमें क्या क्या लगेगा, यही तो करेंगे ना आप। तो आप अपनी लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या लगेगा, वो कहाँ कहाँ से आएगा, है ना, कि आपको मान लीजिए
आटा यहाँ से खरीदना है, चीनी वहाँ से खरीदनी है, ऑयल कहीं और से खरीदना है, बेकिंग प्रोडक्ट कहीं से और से मिलेंगे, उसके यूटेंसिल कहीं और से मिलेंगे। तो ये वही है ना बेकिंग लिस्ट कि आपको क्या-क्या चाहिए और कहाँ पे वो सामान मिलेगा। सेकंड इज़ डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, है ना? कि आप वो रेसिपी बनाएँगे कैसे, है ना? क्या चीज़ पहले पड़ेगी, कितने मेज़रमेंट में पड़ेगी, है ना? ये सब कुछ। कैसे वो कुक होगा, ये सब कुछ, है ना? कि ओवन पे कुक होने वाला है कि चूल्हे पे कुक करना पड़ेगा कि हांडी में बनाना पड़ेगा, वो सब कुछ। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मतलब एग्जीक्यूट करोगे सिंपली, है ना? टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ करोगे, मैन पावर कौन-सा यूज़ होने वाला है, नॉर्मल लोग चाहिए, लेबर लोग चाहिए सिर्फ, है ना? या फिर स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए, है ना? या फिर आर्किटेक्ट चाहिए, ये सब बताना पड़ेगा। और कौन उसकी फंडिंग करेगा, है ना? गवर्नमेंट फंडेड होगा, प्राइवेट फंडेड होगा, तो साथ में आके फंड करने वाले हैं, पब्लिक फंडिंग होने वाली है, क्या है, वो सब भी आपको करना पड़ेगा। जैसे आप रेसिपी बनाओगे, अभी तो बहुत छोटे हो, तो आपको कौन पैसा देगा उसके लिए? आपकी मम्मी देंगी, आपके पापा देंगे, आपके रिलेटिव्स देंगे, तो वो सब इस वाले स्टेप 2 का पार्ट है। द थर्ड स्टेप इज़ कि आपने तो रेसिपी बना दी, आपने सब कुछ कर दिया, बढ़िया इंग्रीडिएंट लिखे थे, सामान भी ले आए, फंडिंग भी मिल गई, सामान घर में भी आ गया, सब कुछ बन भी गया, सब कुछ रेडी है, ठीक है? पर जो भी आपने बनाया, क्या आपके घर वालों को वो पसंद भी है ना? मान लीजिए घर में किसी को पीनट से एलर्जी है और आपने पीनट का कोई प्रोडक्ट बना दिया और उनको खिला दिया जाके, सो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? तो हमें देखना है कि जो हम रिसोर्स निकालने जा रहे हैं, वो हमारे प्लान से मिलता-जुलता है कि नहीं है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, पर इट कैन बी यूज्ड टू मेक एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना? तो आपके नेशनल प्लान्स क्या हैं? उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको रिसोर्स कैसा डेवलपमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या बॉम्ब्स के लिए, ठीक है? आपके इकोनॉमिक प्लान्स क्या हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव सर्व हो पा रहा है कि नहीं सर्व हो पा रहा है? एवरीथिंग इन सोशल साइंस इज अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स ओनली, ठीक है? कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, कि सिर्फ बन तो गैर रिसोर्स और किसी का फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, बस रिच रिचर हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 मेजर स्टेप्स है। पहला आइडेंटिफिकेशन, अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाएंगे। सेकंड इज व्हाट, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी कि आप कैसे रेसिपी को करने वाले हैं, क्या कुक पहले होगा, क्या पहले पड़ेगा, वो सब, और क्या मैन पावर लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी। और थर्ड इज आपके जो बनी हुई एंड प्रोडक्ट है वो प्लान से या फिर नेशनल के गोल से मिलते भी रहने चाहिए। ऐसा ना दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? अब है रिसोर्स प्लानिंग करनी ही क्यों है? रहने दो ऐसे ही, सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, क्या जरूरत है रिसोर्स प्लानिंग की? रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करनी है क्योंकि हर जगह रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है। एक कंट्री में कहीं भी सॉइल खोदी और गोल्ड निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ ही पार्ट में ऐसा हो सकता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है, कंपैरेटिव एडवांटेज देखना पड़ेगा, है ना? अब हम कहेंगे हम सोलर एनर्जी लगाएँगे, पर हम लोग सोच रहे हैं इसको हम लगा दें मान लीजिए चेरापूंजी में, अब वहाँ तो इतनी बारिश होती है, क्या फ़ायदा सोलर एनर्जी लगाने का? इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? तो राजस्थान में सोचो चलो हम वहाँ पे लगाएँगे वो डैम बनाएँगे, पानी ही नहीं है बहुत ज़्यादा, डैम जाके होगा होने क्या वाला है वहाँ पर, ठीक है? तो ऐसे हमको सोचना है कि कंपैरेटिवली एडवांटेज कहाँ पे किस चीज़ का है, उस हिसाब से वहाँ पे हमको वो चीज़ सेटल करनी है, ठीक है? लद्दाख में स्कैर्सिटी है वाटर की, तो वहाँ तो डैम नहीं लग सकता, है ना? पर ठंड बहुत ज़्यादा है, शायद हवा बहुत तेज़ चलती है, तो विंडमिल्स कैन बी अ सॉल्यूशन देयर, है ना? राजस्थान में सोलर एनर्जी और झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट है, तो उसके लिए, ठीक है? प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड टू एन्श्योर अ प्रॉपर रीजनल डेवलपमेंट, राइट? प्रिवेंशन करना रिसोर्स डेप्लीशन का, रिसोर्स डेप्लीट हो रहे हैं, पूरा चैप्टर इसी बारे में, आपकी पूरी बुक ही इसी बारे में है कि रिसोर्स डेप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? तो उनका डेप्लीशन हमें कम करना है, रोकना है ना? पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत डिप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अलग लगाने पड़ेंगे थोड़े, अब ग्राउंड वाटर से काम नहीं चलेगा ना, इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स करना पड़ेगा कि सारे रिवर्स को जोड़ के सारा पानी वहाँ जाए, ऐसा कुछ अलग टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ठीक है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यही हमारा बेसिक है रिसोर्स कंजर्वेशन का, कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए काम करना है। माइनिंग एक्टिविटीज तो चल रही हैं, पर आस-पास के विलेजेस को ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना? माइनिंग की एक्टिविटीज चल रही है, फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको कैसे रिस्टोर करना है, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब अलाउ नहीं करना है ना? तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। द फोर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी ईज़ी, कि आगे फ्यूचर जनरेशन को हमें करते हुए सस्टेनेबली ये काम करना है, ठीक है? सस्टेनेबल इज नथिंग बट द मिडिल पाथ ओनली, आप कोई भी काम करिए सस्टेनेबली करिए, अच्छे से काम होगा आपका, है ना?
ये तीनों चीजें हो गई। अब है, हाँ, रिसोर्स प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिया गया है कि हम हिस्ट्री से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इंडिपेंडेंस से पहले तो आपको पता ही है इंडिया का हाल, ब्रिटिश इंडिया कंप्लीट थी, नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश इंडिया ने तो कुछ नहीं सोचा, उन्होंने पूरा रिसोर्स का हब समझा इंडिया को और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर करके अपनी कंट्री में शिफ्ट करा सिंपली। फिर जब इंडिपेंडेंस मिल गई हमें तो हमारी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को लॉन्च करना स्टार्ट करा, यानी कि 5 साल के प्लान बनता था, उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर 5 साल बनेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। बहुत अच्छे से काम करा शुरुआती दौर में, पर धीमे 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 इसकी एफिशिएंसी कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि 5 ईयर्स इज अ लॉन्ग टर्म, है ना। कोई ऐसा प्लान था जो शायद 1 साल में कंप्लीट हो सकता था, पर हमने उसको 5 ईयर तक फैला दिया। अब वो बहुत लेट से हो रहा है, आराम से हो रहा है, सो के हो रहा है ना, एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पा रही है, कॉस्ट लग रही है, फालतू में गवर्नमेंट की रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, टैक्सेस जो हमने कलेक्ट करे इतनी मुश्किल से वो गलत जगह लग रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2017 में क्या होता है, 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कर जाता है नीति आयोग के प्लान से। 3 टीयर प्लानिंग होती है वहाँ पे, शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। यानी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग को शॉर्टली कर लो, मीडियम वाले को मीडियम रेंज में करना है, यानी कि मीडियम टाइम लिमिट होना चाहिए उसके लिए, और लॉन्ग के लिए आप आराम से समय लो। प्लस इसमें स्टेट वाइज परफॉर्मेंस भी होती है कि जो स्टेट ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जो स्टेट कम परफॉर्म करेगा उसको कम रिसोर्सेज मिलेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मूव, है ना। तो ये डिसेंट्रलाइज कर देगा प्लानिंग को कि अब स्टेट लेवल भी, स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप इसको बहुत अच्छा एग्जांपल यूज कर सकते हैं फेडरलिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है, कि और पावर शेयरिंग में भी, कि कैसे नीति आयोग की इस मूव से स्टेट्स भी कोऑपरेट करते हैं प्लानिंग लेवल पे। पहले प्लानिंग लेवल में स्टेट का बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं था, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल, है ना, ये सेंट्रल एक्सरसाइज थी बस एक। लेकिन अब नीति आयोग की वजह से फेडरलिज्म भी इनकलकेट हो गया इसमें, और स्टेट भी अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं और उनको एक मोटिव मिल जाता है अच्छा परफॉर्म करने का, कि जितना अच्छा परफॉर्म हम करेंगे उतने ज्यादा रिसोर्सेज और उतने अच्छा कॉपरेशन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। ठीक है, अब भाई इसका कंक्लूजन और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कंक्लूजन बेसिकली सिंपल सा है कि रिसोर्स को साथ ले लेके हमें कैसे कोई मटेरियल रिसोर्स बनेगा, टेक्नोलॉजी से, इंस्टीट्यूशन से, ह्यूमन रिसोर्सेज से, अप्रोप्रिएट प्लानिंग और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से। ठीक है, रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली, है ना, कि रिसोर्स ग्रोथ तो करा सकता है, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाओ और इंस्टीट्यूशनल स्किल, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आ जाओ, इन तीन चीज से भी रिसोर्स बन जाएंगे, डेवलप ग्रोथ हो जाएगी, पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे, लोगों को चीज सही से नहीं पहुंच पाएंगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लानिंग चाहिए, है ना, ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से हमें सीखना भी है ना, और लोकल लेवल पे हमको जाके एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है रिसोर्स से डेवलपमेंट में आने के लिए, रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। रिसोर्स ग्रोथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कंजर्वेशन की जरूरत क्या है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ऐसे ही डिप्लीट करते रहते हैं रिसोर्सेज को, क्या ही है ना, अपनी नीड सेटिस्फाई करते रहते हैं। बट इट इज द नीड ऑफ एन आवर, राइट, कि हमने इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को खराब कर दिया है, इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि इसके रिजल्ट्स हमको दिखने लगे, और रिजल्ट व्हाट है ना, इसके इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव रिजल्ट्स हम लोग को दिखने लगे हैं, है ना। हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाना, क्लाइमेट चेंज इतना रैपिडली हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस का हमारा टारगेट था, पर था मतलब 100 ईयर्स में, वो भी अब शायद हम ब्रीच करने वाले हैं। ठीक है, और इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, इतने सारे समिट्स हो रहे हैं, बट नथिंग इज वर्किंग राइट, है ना। तो इसके लिए ही ज़रूरत है कि कंज़र्वेशन करा जा सके और इंडिविजुअल लेवल पे करा जा सके। ठीक है, हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं पूरी दुनिया ही सुधरेगी तब हम सुधरेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप एट इंडिविजुअल लेवल, एट अ फैमिली लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हम मिस यूज की वजह से हमारे हमारे साथ क्या क्या होता है हम देख ही रहे हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और इकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है। ठीक है, इकोलॉजी में पर्टिकुलर बैलेंस बना रहना चाहिए, इतने प्लांट्स है तो इतने ह्यूमन बींग्स होंगे, इस हिसाब से बैलेंस बना रहना चाहिए। पर जब भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो डिसीजेस का बढ़ना, पैंडेमिक्स आना, एपिडेमिक्स आना, ये सब हम अपनी लाइफ में देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें गांधी जी का बहुत ही प्यारा थॉट है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस बात को एम्फोसाइज करा अपनी बुक्स में, अपने लेक्चर्स में, और अपनी पूरी थ्रू आउट द लाइफ, कि अर्थ के पास, मदर अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज आराम से हैं कि वो सबकी नीड को पूरा कर सकती है, बिकॉज इट्स शी इज आवर मदर, राइट। अब हमारी मम्मी ही घर में किसी को भूखा तो नहीं रहने देती, वैसे ही मदर अर्थ हम सबकी मदर है। ठीक है, तो वो सबकी नीड पूरी कर देगी।
पर घर में कोई भुक्कड़ बच्चा आ जाए, है ना, वो खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा, भले उसका पेट खराब हो जाए, तो उसकी भूख कोई नहीं भर सकता, उसकी भूख कोई खत्म नहीं कर सकता। वैसे ही किसी एक की भी ग्रीड हम पूरी नहीं कर सकते हैं, राइट? और गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न लिखा है जो आज के इस सेंचुरी में, आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर से इन तीन दो चीजों पे ध्यान दें। ग्रीडी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल ही लालच में आके रिसोर्स का इस्तेमाल करना कि अब तो शायद जीवन यही खत्म है, जितना है सब आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ आज ही अपने घर में ले आते हैं, है ना। कंज्यूमरिज्म का आइडियोलॉजी कि हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास बैग्स, हमारे पास शूज है, पर क्योंकि मार्केट में कुछ नया आया है तो हमको चाहिए, है ना, because we can afford it, so we try to get it, right? This is very wrong ideology, believe me। कंज्यूमरिज्म को हम जितना कम कर पाए, राइट, आपने सुना होगा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जितना आप सिंपल रहेंगे उतनी ही आपको स्पिरिचुअल होने में, आपको और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंज्यूमरिज्म इज रियली बैड, स्पेशली आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर्स का टाइम चल रहा है। आप इन्फ्लुएंस होके प्लीज ऐसा कोई भी सामान मत खरीदिए जो शायद आपके काम का भी नहीं है ना। यू कैन, है ना, आपके पास दो तीन भी शूज आप उससे काम चला सकते हो, पर क्योंकि मार्केट में ब्रांड न्यू शू आ गया और आपको वो खरीदना है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट। मास प्रोडक्शन विदाउट लिमिट्स, है ना, प्रोड्यूस होता जा रहा है, होता जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है ना। पहले किसी एक चीज का कोई एक या दो ब्रांड होते थे, ऑयल प्रोडक्ट्स के कोई दो तीन ब्रांड करते थे, अब आप देखिए, ऑयल हो, कोई भी सामान हो, है ना, ऑयल, पेट्रोल, एनीथिंग, नेम इट एनीथिंग एट, सब कुछ का ही इतना मास प्रोडक्शन हो रहा है। अब इस प्रोडक्शन का जो वेस्ट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट वैसे हमारी कंट्री में इतना अच्छा तो नहीं है, है ना, तो इस वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट ठीक ना होने से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल को। हम तो अपने घरों में रह रहे हैं, नॉर्मल, है ना, हमारे घर के अंदर तो कोई कूड़ा नहीं डाल के जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं वहीं कूड़ा डंप करा जाता है, ठीक है, तो उनको स्पेशली बहुत खतरा रहता है डिजीजेस लेने का, ठीक है। और क्योंकि वो इतने ज़्यादा हेल्थ केयर अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो दे आर ना, परेशान हम लोग कर रहे हैं और सफ़र वो लोग कर रहे हैं, चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सफ़र वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आप सब सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जब तक भी पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप इन सबको अपनी लाइफ में भी उतारना शुरू करिए, ठीक है। सब्जेक्ट इज नॉट ओनली फॉर टेक्स्ट बुक एंड गेटिंग मार्क्स, इट इज़ फॉर लर्निंग एंड अप्लाइंग इन योर रियल लाइफ, राइट। तो आप प्लीज इन सबको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें और सीखें इन सब चीजों से, और जो आपके आस पास ऐसा कुछ करता है उसको भी सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। ही बिलीव दैट एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड हार्म सोसाइटी एंड नेचर। से गांधी जी का मानना था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करनी चाहिए हमको, है ना, हमें छोटे लेवल पे काम करना चाहिए, हमें छोटे लो लेवल पे इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए ना, जिनको कहते हैं विलेज लेवल इंडस्ट्रीज, है ना, कि आप दो तीन लोग विलेज में मिल गए या फिर 20-15 लोग विलेज में मिलकर इंडस्ट्री चला रहे हैं, है ना, कपड़े बना रहे हैं, फुटबॉल्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा, तो इससे क्या होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। और क्योंकि इतने स्मॉल लेवल पे है इसलिए बहुत ऐसा कुछ केमिकल्स भी यूज नहीं होने पाएंगे, ठीक है। तो इनका वो माना था जो आज हम सब अपने स्कीम्स में या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में देखते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है, सबको स्मॉल बिजनेसेस खोलने के लिए लोन प्रोवाइड करती है ताकि सब लोग स्मॉल बिजनेस खोल सकें। स्मॉल बिजनेसेस इतनी जल्दी एयर पोल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है, इतनी जल्दी उनको वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं रहता है, वो बहुत स्मॉल होते हैं, उसी वजह से वो ग्रो भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, प्लस इन्वायरमेंट को भी कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। आप सोशल साइंस अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको सारे गवर्नमेंट के मूव समझ में आने लग जाएंगे, गवर्नमेंट क्यों कुछ भी ऐसा कर रही है, ठीक है। अब हमको इस चैप्टर में लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, मतलब वी कांट काउंट, है ना, लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, पर जो भी मेजोरिटी रिसोर्सेज टाइप्स होते हैं वो आपकी बुक में ऑलरेडी कवर्ड है आगे के चैप्टर्स में, पर इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हमको लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लैंड रिसोर्स क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल के टाइप्स क्या है, वही सब हमको पढ़ना है, ठीक है। तो लैंड बताने की तो जरूरत ज्यादा है नहीं कि लैंड ही सब कुछ है ना, लैंड के बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना। हम हवा में तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, ना फॉरेस्ट बन सकते हैं, ना इकोलॉजिकल बैलेंस हो सकता है, ना नेचर को हम अच्छा कंजर्व कर सकते हैं, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, और ना हमारे घर बन सकते हैं ना। वाइल्ड लाइफ को भी लैंड चाहिए, ह्यूमंस को भी लैंड चाहिए, प्लांट को भी लैंड चाहिए, सबको लैंड चाहिए, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है,
वेरी इजी प्रॉब्लम। लैंड इज वेरी फाइनाइट, है ना, पूरे अर्थ में ही इतना फाइनाइट है लैंड, 70% वाटर ही है, बाकी थोड़ा बहुत ही लैंड है। और उस लैंड, सारा लैंड तो हमारे पास है भी नहीं, कंट्रीज डिवाइडेड है ऑलरेडी। तो उस कंट्री में इतना कम लैंड होने पे ऑलरेडी इतना फाइनाइट रिसोर्स है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती ही जा रही है, पॉल्यूशन हमारा बढ़ता ही जा रहा है। तो उसमें हमें लैंड का सही एफिशिएंट रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, एफिशिएंटली उसको हम कैसे काम में ला सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन लैंड। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, एनीथिंग, है ना। एयरप्लेन भी ऊपर ही नहीं उड़ता रहता, नीचे लैंड भी होगा आकर, ठीक है, तो एयरपोर्ट को भी जगह चाहिए। Since land is a very finite resource, it must be used carefully and sustainably and efficiently as well, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लैंड का हमारे इंडिया में, या फिर हम देखें तो मतलब मेजोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेजरली कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 30% इज फॉर माउंटेन्स, राइट, जो हमारा हिमालयन रेंज है या वेस्टर्न घाट में छोटे मोटे हिल्स है उसके लिए। फिर है प्लेट्यूज 27% एंड 43% प्लेन्स। देखिए, माउंटेन और प्लेट्यू में ज्यादा लोग नहीं रह सकते, ठीक है। माउंटेन और प्लेट्यू जिन भी रीजन्स में होते हैं वहां पे आपको हमेशा पॉपुलेशन थोड़ी सी कम दिखेगी, शायद मैंने पॉपुलेशन को पॉल्यूशन बोल दिया है, पॉपुलेशन में, ठीक है। माउंटेन्स और प्लेट्यूज में पॉपुलेशन थोड़ी सी कम रहती है, ठीक है। अब तो पर हमारा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हम होटल बना बना के कहीं भी रह लेंगे, है ना। हमेशा से ही प्लेन एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रही है। आप जितनी भी सिविलाइजेशंस पढ़ते हैं, सारी सिविलाइजेशन प्लेन एरिया में और रिवर के पास ही स्टार्ट होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया पे आपको रिवर का अच्छा सोर्स मिल जाता है, रिवर बहुत स्पीड से नहीं आ रही है वहाँ पे, रिवर आराम से फ्लोट कर रही है वहाँ पे, आपको फ्रेश वाटर का सोर्स मिल गया। अब क्योंकि रिवर अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आई है, पेरेंट रॉक लेकर आई है, तो एलुवियल सॉइल भी बहुत अच्छा है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉइल है ना। और प्लेन एरिया में थोड़ा नेचुरल डिजास्टर्स कम होते हैं, फ्लड सिचुएशन कम आने की संभावना होती है। ये जो हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड वगैरह, ये वहाँ पे कम होते हैं, अर्थक्वेक थोड़ा सा कम वहाँ पे जनरेट होता है। तो इसीलिए हमेशा से जो भी किसी भी कंट्री का प्लेन एरिया होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको वही मिलेगी। आप यहाँ पे यूपी, बिहार, हरियाणा में देख सकते हैं कि क्योंकि प्लेन एरिया है इंडिया का, इसीलिए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्लेन्स के बारे में वही आपको बताया गया, प्लेन्स 43% है, फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा हाई रहेगी, और इंडस्ट्रियल सेटलमेंट के लिए भी परफेक्ट प्लेस है, ठीक है। आप किसी माउंटेन पे इंडस्ट्री लगाओगे तो हमेशा डिजास्टर का ज्यादा चांस रहेगा और आपके लॉस का ज्यादा चांस रहेगा, ठीक है। माउंटेन्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिवर्स, सारी पेरेनियल रिवर्स मेजोरिटी माउंटेन से ही निकलती है, जिनमें साल भर पानी रहता है। फॉरेस्ट में बहुत रिच होती है। टूरिज्म, वी ऑल लव टू गो माउंटेन्स, राइट, है ना। अभी इतनी गर्मी चल रही है, सबको ही शिमला मसूरी जाने का बहुत मन है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि हमारा बोर्ड है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में भी बहुत हेल्प करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस में क्योंकि अलग अलग तरह के फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, आप एनिमल्स और प्लांट की जगह प्लीज ये टर्म्स यूज करिए, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। और प्लेट्यू, प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स है। प्लेट्यू एक्चुअली थे जब अर्थ नई नई बनी थी, तो थे ये भी माउंटेन्स ही, है ना। पर क्योंकि सालों साल इन पे विंड लगती रही, वाटर लगता रहा, है ना, अलग अलग तरह के मतलब बाहर के सोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेस लगते रहे इन पे, इस वजह से ये टूट टूट के प्लेट्यू हो गए, है ना। कि चोटी थी एक, है ना, अब उसमें रोज फोर्स लग रहा है, सालों साल फोर्स लग रहा है, उसकी चोटी फ्लैट हो गई, वो टेबल टॉप बन गया, तो उसको ही प्लेट्यू कह रहे हैं। अब क्योंकि इतना पुराना जब अर्थ नई नहीं बनी तब का ये है ये, तो इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स हैं अच्छे अवेलेबल। जो लैंड पुराना होगा वहीं तो मिनरल्स होंगे, तो मिनरल और फॉसिल फ्यूल वहीं पे है। इसीलिए माइनिंग की जो इंडस्ट्रीज होती हैं या स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, या वो इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स लगना इंपॉर्टेंट है एज अ रॉ मटेरियल, वो वही होती है जहाँ पे प्लाट यूज होता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। अब है लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। ये बस आपके रेफरेंस के लिए दिया गया, आई डोंट थिंक इसको कहीं पूछा जाएगा या ऐसा कुछ है, ठीक है। पहला, हम लैंड को यूटिलाइज कैसे करते हैं, लैंड किन किन कामों के लिए यूज होती है। फॉरेस्ट के लिए यूज होती है, वेरी गुड, ठीक है। बैरन लैंड कुछ है कि जो इतना ज्यादा उस पर एग्रीकल्चर हो चुका है या इतना ज्यादा केमिकल्स उस पर स्प्रेड हो चुके हैं कि अब वो बैरन हो गई, वेस्ट हो गई है, वी कैन ओनली यूज फॉर हाउसिंग और एनीथिंग सेटलमेंट टाइप, है ना, उसमें अब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर उस पर नहीं हो, इसलिए यूज करे जाते हैं, मतलब इसका है कि वो स्पेशली ऐसे रखे जाते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है, हो सकता था यहाँ पर
एग्रीकल्चर पॉसिबल था, पर अब तो यहाँ हमारे घर बन गए, तो अब तो कुछ एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड्स है ना, परमानेंट पेस्टोर्स और ग्रेजिंग लैंड, अब डोमेस्टिकेशन करा है, काउस को, बुफेलोस को डोमेस्टिकेट करते हैं, हम लोग उनको पालते हैं, उनको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो उनको ग्रेज भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी ग्रेजिंग पे कुछ लैंड रखना, कुछ ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स के लिए लैंड रखना, कुछ कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या वेस्टर्न घाट्स में या ईस्टर्न घाट्स में आपको मैंग्रोव्स दिख जाते हैं, है ना, स्पेशली अच्छे लशी ग्रीन फॉरेस्ट दिख जाते हैं, तो आप उसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकते फिर कि चलो सब हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी और फ्लड सिचुएशन आने की हमारे पास एक डेंजर बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। फेलो लैंड्स, नेट सोन एरिया, ये सब बस एक लैंड यूटिलाइजेशन का पैटर्न है, नथिंग टू बी लर्न हियर, है ना, आप बस इसको रीड करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। भाई लैंड यूज पैटर्न किन किन चीज़ों पे, क्या क्या फैक्टर इस पे डिपेंड करता है, तो कुछ फिजिकल फैक्टर है, कुछ ह्यूमन फैक्टर है कि कौन सा लैंड हम किस चीज के लिए यूज करेंगे। अब सिंपली कोई लैंड अगर फर्टाइल नहीं है, इट मीन्स वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। अब एग्रीकल्चर नहीं हो सकता तो चलो वहां पे हम इंडस्ट्री लगा देते हैं या वहां पे हम ह्यूमन सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई लैंड बहुत स्लिपरी है, मतलब वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता, तो हम उसको कैंपिंग लिए यूज कर सकते हैं, या फिर वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको हम हर्ब्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स क्या है, यानी कि नेचुरल फैक्टर, टोपोग्राफी, उस लैंड की कैसी फिजिकल चीजें है ना, वो स्लिपरी है, स्लोपी है, या प्लेन एरिया है, ये ऐसा कुछ। क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, बारिश बहुत ज्यादा होती है या नॉर्मल गर्मी बहुत ज्यादा होती है या ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, ये सब। और सॉइल टाइप, ग्रेनी सॉइल है, क्ले सॉइल है ना, कैसी सॉइल है, किस तरह का सपोर्ट वो प्रोवाइड कर पाएगी एग्रीकल्चर को या लोगों को, वो भी डिपेंड करता है। अब ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी और कल्चर ट्रेडिशन। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां का लैंड कैसे यूज होगा, ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होंगे, स्लम ज्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी कैसी वहां पे इस्तेमाल हो रही है, कल्चर एंड ट्रेडिशंस वहाँ के कैसे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कमी है ना, ठीक है, ट्राइबल लैंड वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हम वहीं यूपी बिहार में देखेंगे तो भाई आपको पता ही है पॉपुलेशन है कि कितनी है ना, आपने पढ़ा होगा सिविक्स में कि कंट्री टू कंट्री का पॉपुलेशन इतनी नहीं जहाँ हमारे सिविक स्टेट की है, ठीक है। फिर है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, तो टोटल जोग्राफिकल इतना कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पर ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा आपको शायद, पर लोग इतने ज्यादा हैं तो ये कम ही है हमारे लिए, ठीक है। फिर लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%, ठीक है। बाकी के परसेंटेज कहाँ गया, बाकी का लैंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लैंड को सर्वे करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ना, कुछ लैंड हमारे अच्छे पड़ोसियों ने ले रखा है हमारा, स्पेशली जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, उसको आप पीओके सुनते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल सुनते होंगे, वो सब, ठीक है। कुछ एरिया माउंटेन्स के अंदर इतना ज्यादा है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है हमारे तक, हमारे लिए वहां तक जाना, ठीक है। कुछ एरिया रिवर में थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया या फिर ओशन में थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, इसलिए हम वहां नहीं पहुंच पाए। और कुछ एरिया में बहुत घने फॉरेस्ट हैं, इसलिए हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे, ताकि वहां के ट्राइबल पॉपुलेशन को ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। अब है इन चेंजेस इन लैंड जोन एरिया, यानी कि लैंड यूज पैटर्न, लैंड जोन एरिया कैसे चेंज हो रहा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है, ठीक है। और कोई ऐसी वर्ल्ड में कंट्री और है भी नहीं जो इतनी ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर पाती है, जितना अच्छा क्लाइमेट जहाँ पे रहता। तो 54% हमारा एरिया कहाँ पर है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्योंकि सबका पेट भरना भी तो बहुत मुश्किल है, और बहुत सारी कंट्रीज का भी पेट हम ही लोग भर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया वगैरह में नहीं एग्रीकल्चर होता है, वहीं यहाँ यहाँ से ही जाता है सब कुछ। तो 54% इज फॉर एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वर्ड दिख रहा होगा नेट सोन एरिया, ये नेट सोन एरिया क्यों लिखा है, रिपोर्टिंग एरिया इस सोन एरिया क्यों नहीं लिख दिया, नेट की क्या जरूरत थी, ठीक है। देखिए आपकी एनसीईआरटी बहुत समझदार लोगों ने लिखी है, आप प्लीज किसी एक वर्ड को भी मिस करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। हम हम लोग जैसे 100 200 टीचर लगेंगे तब जाके हम इतनी अच्छी बुक शायद लिख पाएंगे, ठीक है। और इसमें एआई की भी ज्यादा कोई हेल्प नहीं ली जाती। तो नेट का मतलब क्या है, यहाँ पे नेट का मतलब है कि कुछ एरिया क्या होता है फर्टाइल, जैसे एग्रीकल्चर था, फर्टाइल लैंड चल रहा था, 500 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड चल रहा था, ठीक है। पर हर साल तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड नहीं रहेगा ना, धीमे 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 कुछ लैंड पे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ ही लैंड हमारे पास बचेगा। तो जो लैंड हमारे पास बच गया, नेट नेट है वो, है ना, यानी कि वो हमारे पास बच गया। मान लीजिए 500 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास लैंड था, 100 के स्क्वायर किलोमीटर उसमें से डिग्रेड हो गया, इनफर्टाइल है वो, अब उसमें नहीं हो सकती खेती। तो जो ये 400 बचा, ये हमारा नेट सोन एरिया है, ठीक है। तो
यहाँ पे नेट सोन एरिया का ये मतलब है, ठीक है। फिर भाई 54% है, मतलब हाफ से ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हैं, ग्रो करती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत आगे इंडिया है पॉपुलेशन में, और इसकी वजह से हायर डिमांड ऑफ फूड इज देयर, ठीक है। अब वेरिएशन है स्टेट बाय स्टेट, कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर तो प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे बैंगलोर, केरला, है ना, बैंगलोर इज नॉट अ स्टेट, है ना, केरला या फिर महाराष्ट्र या फिर मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट एग्रीकल्चर, इसीलिए यहाँ का सोन एरिया ज्यादा है, और जो बाकी स्टेट है वहाँ पे सोन एरिया कम है। बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब है फॉरेस्ट एरिया, कि हमारे पास फॉरेस्ट एरिया कितना है। देखिए डिजायर तो होता है 33%, है ना, 33% मार्क्स चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, वहां से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि 33% टारगेट होना चाहिए, कि क्या इतना फॉरेस्ट है किसी कंट्री में कि नहीं है। और ये टारगेट हमको कहाँ मिला था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में बनी थी, है ना, हमारे आजादी के थोड़े सालों बाद ही। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बात जरूर से बतानी है कि क्या ये टारगेट हम अचीव कर पाए हैं, और अगर कर पाए हैं तो कितना कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं तो कितना कम है, ये सब आपको डेटा मुझको खुद से पढ़ के कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लीज जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी। फिर है इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और लाइवलीहुड सपोर्ट। देखिए अब ये फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, ये आप थर्ड क्लास से बच्चे से पूछेंगे वो भी आपको बता देगा, ठीक है। तो आपसे ही क्यों पूछा जा रहा है, 10th क्लास से बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, कि आप वहाँ पे मत लिख कर आइएगा कि अरे फॉरेस्ट तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, ये सब नहीं लिखना है आपको प्लीज, है ना। अब आप बड़े हो गए हैं, प्लीज मेंटेन वोकैबलरी, है ना, वोकैबलरी को सीख, बोलना सीखिए, करना सीखिए, लिखना सीखिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अलग वोकैबलरी है, ठीक है। जैसे आप साइंस में फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वहां पे भी तो अलग वोकैबलरी यूज करते हैं ना, मैथ की अलग वोकैबलरी है, हर सब्जेक्ट की अलग वोकैबलरी है, तो सोशल साइंस की भी अलग वोकैब है, आप इसको यूज करना सीखिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, यू कैन यूज क्लाइमेट रेगुलेशन, राइट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एनिमल्स आर endangered, एनिमल्स आर in danger, you can use biodiversity conservation, right, इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइवलीहुड सपोर्ट, कि हमें सपोर्ट करता है, हमारी ब्रीदिंग, हमारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, इतना लिखने से अच्छा है ओनली यूज लाइवलीहुड सपोर्ट, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि अब धीमे धीमे क्या होता जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी लैंड यूज होते हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट भी तो करना है ना भाई। Land is increasingly being used for houses, roads, railway industries, urban settlements. See, इसीलिए जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, है ना, तो उसमें एक फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी भी था हमारे पास, कि हमारी प्रॉपर्टी सब हमारी है, कोई हमसे उसको ले नहीं सकता, इट्स अवर फंडामेंटल राइट। पर थोड़े दिन बाद पता चला कि अगर सब अपनी प्रॉपर्टी कोई देगा ही नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। मान लीजिए हमें एयरपोर्ट बनाना, और एयरपोर्ट के एरिया पे बहुत सारे लोग पहले से रह रहे हैं, वो अपना लैंड देंगे नहीं, क्योंकि लैंड तो उनका प्रॉपर मतलब फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। इसीलिए अब राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना, इट्स अ लीगल राइट, है ना, आपका लीगल राइट है, आपसे कोई गलत तरीके से लैंड नहीं छीन सकता। पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपसे आपका लैंड लेती है और आपको फेयरली कंपेंसेट करती है, ठीक है। फिर है रैपिड अर्बनाइजेशन इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। हम देखते हैं इन सिटीज में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आसपास के एरियाज भी इन्हीं वजह से डेवलप हो गए, दिल्ली मुंबई के आसपास के एरिया, क्योंकि लोग यहाँ पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, अच्छी लिटरेसी के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे हेल्थ केयर के लिए, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, है ना, तो यहाँ पे लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन, की रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना, ताकि बेटर अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम इतना ज्यादा लैंड का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, इट्स अ sarcasm, आई होप यू कैन रिलेट, ठीक है, कि तो अब इसके हमें गलत इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही, तो क्या गलत इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें लैंड डिग्रेड कर कैसे रहे हैं, है ना, लैंड क्यों डिग्रेड हो रहा है, इसकी गलत इफेक्ट हमको वही वही लाइवलीहुड सपोर्ट हमको दे रहा है, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, क्लाइमेट रेगुलेट नहीं हो पा रहे, ओशन एसिडिफाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये सब इसके हमको रिजल्ट दिख रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है, क्या ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर आ रही है, तो प्रॉब्लम एरिया क्या है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटते जाओ, सेटलमेंट्स बनाते जाओ, है ना, बहुत सारे पेड़ एक साथ काट देना, इट्स वेरी बैड, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स को खुला छोड़ देना ग्रेज करने के लिए,
सी दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, राइट? वो ज्यादा भी ग्रेस करते हैं। और अगर आपने थोड़ा भी 6 7 क्लास में अच्छे से साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो काऊ या बफेलोज होते हैं वो इमीडिएटली अपना खाना नहीं खाते हैं, है ना? दे स्टोर देयर फूड इन देयर बॉडी, राइट? कि वो अपना जल्दी जल्दी गल्प करते हैं खाने को, ठीक है? और वो अपने पेट में भर लेते हैं। जब वो नॉर्मल बैठते हैं तब वो अपने खाने को फिर से अपने माउथ में लाते हैं और फिर उसको फिर से डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सो दे आर नॉट सो स्मार्ट कि उन्हें कितना खाना है कितना नहीं खाना है, क्योंकि दे आर जस्ट गल्पिंग। तो ओवर ग्रेजिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? खुला छोड़ देना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए टाइम टू टाइम इनको हटाना पड़ता है वहां से। माइनिंग और कोयरिंग है ना, यानी कि माइन कर करके मिनरल्स को बाहर निकालना। अब माइनिंग ऐसा नहीं कि मिट्टी हल्की से हटाई और सीधा सोना ही बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत डीप माइंस डिग करनी पड़ती हैं। और जितनी डीप माइन डिग होंगी उसके आसपास के लैंड में क्या होगा, अर्थक्वेक आने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा, है ना? आसपास के लैंड भी कमजोर होने लग जाएंगे, ठीक है? फिर है ओवर इरिगेशन। इरिगेशन आया था हमारी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हम रेन वाटर पे डिपेंड थे, इससे एग्रीकल्चर कई बार खराब हो जाता था, क्रॉप्स खराब रहती थी, क्रॉप सूख जाती थी, सूखा पड़ जाता था। तो इसके लिए इरिगेशन आई है एज अ सॉल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन में। पर ये भी हमने ओवर कर दिया थोड़ा सा, है ना? तो इससे क्या हुआ, ओवर इरिगेशन से क्या होगा, जब आप किसी पौधे को ज्यादा पानी दे देंगे तो वो अंदर से क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी रूट्स खराब हो जाती हैं, ठीक है? उनमें इन्फेक्शन लग जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी कि वाटर फंस जाता है सॉइल के बीच, रूट के बीच, तो वो ऑलरेडी खराब कर देता है उन चीजों को, ठीक है? और सैलिनिटी और अल्कैनिटी भी बढ़ जाती है। ये कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर क्या करता है, वाटर ऊपर लेवल पे ही रह रहा है, अंदर बहुत ज्यादा जा ही नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, सैलिनिटी को बढ़ा रहा है, एसिडिफाई कर रहा है उसको। और लीचिंग हो रही है ना? वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो वाटर अब जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ऊपर से सॉइल को थोड़ा थोड़ा ले लेके जाएगा, तो सॉइल इरोजन में हो रहा है, ठीक है? जैसे फर्टाइल सॉइल पानी के साथ ही बहते चली जा रही है, ठीक है? फिर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इंडस्ट्रीज हमने इतनी सेटअप कर दी, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं करा, है ना? तो सॉइल वाटर एयर। पर अब ऐसा नहीं है, अब आपको कोई भी बिग लेवल इंडस्ट्री सेटअप करनी है, नॉर्मल इंडस्ट्री भी सेटअप करनी है, जिस भी लेवल की इंडस्ट्री, उस लेवल का असेसमेंट आपके लिए होता है। इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। इसका क्या मतलब है कि अब आपको जैसे भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपका एक असेसमेंट होगा। आपका मतलब आपकी इंडस्ट्री का असेसमेंट होगा कि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, हेल्थ मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं, कोई लीकेज हो गया तो उसके लिए कुछ सेफ्टी एग्जिट है कि नहीं है। तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री उसके लिए उतना बड़ा असेसमेंट, और वो असेसमेंट जब पास होता है तभी हम वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? पर इसमें भी कुछ कुछ तो करप्शन होता है, इसलिए हम आए दिन देखते हैं कि AIA मिला हुआ था तब भी कुछ हमें इंडस्ट्री में दिक्कत दिख गई, है ना? वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। अब ये तो हमने प्रॉब्लम बात करी, अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, वेरी सिंपल। एफॉरेस्टेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन का उल्टा, 10 से ज्यादा पेड़ लगाएं। अब पेड़ लगाने के लिए आपको 500 एकड़ की जमीन ही चाहिए, ठीक है? आप नॉर्मल भी पेड़ लगा सकते हैं, है ना? यानी कि रोड के साइड में पेड़ लगाना, इससे लोग को शेड भी मिल जाएगा और पेड़ भी लग जाएंगे। फुटपाथ के पास पेड़ लगाना, ठीक है? जो हम मेट्रो पिलर्स देखते हैं उसके बीच में जो जगह रहती है वहां पे पेड़ लगाना। जैसे मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहां पे ऐसा है, जो मेट्रो के पिलर्स लगे रहते हैं उनके नीचे ग्रीन ग्रीन पूरा एक वैली टाइप का बना हुआ है जहाँ पे पूरी ग्रीनरी रहती है और पूरा अच्छे से प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है? नॉट अ वेरी इम्पैक्टफुल मेजर बट यस इट कैन क्रिएट इम्पैक्ट्स, राइट? हम लोग के घर के आसपास जो पार्क्स होते हैं वहां पे जो इतने पेड़ होते हैं, ठीक है, उसमें और ज्यादा पेड़ लगाना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। इसके लिए नहीं कि हमको पूरा फॉरेस्ट खड़ा खड़ा करना पड़ेगा तभी कुछ इम्पैक्ट होगा। बहुत छोटे लेवल पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करा जा सकता है, ठीक है? ग्रेजिंग मैनेजमेंट को अच्छा करा जा सके। जो भी एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, उनको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना या एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो समझ सके कि क्या टाइमिंग में लेके जाना है, कब लेकर आना है, क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है? प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, यानी कि आपने बहुत, अगर कोई भी आप में से कोई कभी गाँव गया है तो गाँव में क्या होता है, बीच में एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के कोने 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 में बॉर्डरिंग में पेड़ लगा दिए जाते हैं। पेड़ क्यों लगा दिए जाते हैं? पहली बात तो बढ़िया ठंड भी रहेगी, आराम से पेड़ के नीचे बैठ के लंच भी कर सकते हैं। और दूसरी बात किस लिए, शेल्टर बेल्ट की तरह काम करता है। मतलब जब सॉइल उड़ नहीं पाएगी ज्यादा, क्योंकि सॉइल को किसने होल्ड कर लिया है, बड़े से पेड़ ने सॉइल को होल्ड करके रखा हुआ है। अब विंड इरोजन है ना, या फिर शीट इरोजन, या फिर मैं कहूंगी ये वाटर इरोजन जल्दी नहीं हो पाए, ठीक है? ये शेल्टर बेल्ट भी रोकते हैं विंड इरोजन को और सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के टीले, है ना?
डेजर्ट एरिया में हम देखते हैं पिक्चर्स में, वॉलपेपर्स में, कि रेत के सुंदर सुंदर टीले बने हुए हैं, बंजारे वहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये सब। तो होता क्या है कि जब हवा चलती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो सैंड उड़ती है और कहीं जाके सेटल हो जाती है, ठीक है। अब इसको उड़ने से कैसे रोकें, राइट। तो इसमें हम बहुत ज्यादा, वहां तो प्लांट लग नहीं सकता क्योंकि ऑफ कोर्स वो डेजर्ट एरिया है, पर इस पे बुशेस या फिर कैक्टस का लगाना तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैक्टस और बुशेस की जो रूट होती है वो बहुत डीप होती है, तो वो भी कुछ हद तक सॉइल को होल्ड करके रखती है, और ये भी हमको स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है। देखिए होता क्या है, जितना ये सैंड बाहर जाएगी है ना अपने एरिया से, ये और सॉइल को खराब कर रही है ना, सैंड उड़ के और सॉइल और नॉर्मल एरिया को भी डिजर्टिफाई कर रही है। तो इसको हमें करने से रोकना है, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में हम ज्यादा एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है और कंट्रोल करना है, ठीक है। भाई रेगुलेट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड, आप इसको भी यूज करिए अपने आंसर में, कि साइंटिफिक तरीके से रेगुलेट करना है ना, कि कितनी डीप माइनिंग करनी है, और माइनिंग होने के बाद जब माइनिंग हो जाएगी तब उसको फिर से कैसे सेटल डाउन करना है, फिर से लैंड को कैसे नॉर्मल करना है, ठीक है। तो उसमें भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं जैसे हम अपने रोड में देखते हैं कि पूरा रोड को खोद खोद के चले गए और वैसे ही पड़ी हुई है, फिर बच्चे उसमें गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जो भी इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, वेस्ट निकल रहे हैं, उनका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना, और बहुत अच्छा हो जाएगा, और उस वेस्ट को हम अपने रिसाइकिल करके उसको नॉर्मल चीजों में यूज कर सकें, ठीक है। तो वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, राइट। योगा कंजर्वेशन मेजर। अब है सॉइल एज अ रिसोर्स, जिसको मैं सोच रही हूँ कि आपको, चलिए अच्छा इसको इसी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि अगले पार्ट से हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्स कर सकें। तो सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है, सॉइल और लैंड आर टू डिफरेंट थिंग। लैंड क्या है, पूरा लैंड जो हम नॉर्मल लैंड देख रहे हैं, और लैंड के ऊपर जो हल्की सी लेयर होती है उसको सॉइल कहते हैं, यानी कि मिट्टी, ठीक है। मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम लोग, है ना। मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ही प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए मिट्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म वहीं पे रहेंगे, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एंट्स, अर्थवर्म, ये मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, मिट्टी में अपना घर बना बना के रहते हैं। रैबिट्स भी अपना खुद बना के मिट्टी में घुस जाते हैं, ठीक है। स्नेक्स, ये सब क्या है, मिट्टी में रह रहे हैं। और एग्रीकल्चर का बेसिस तो है ही, बिना मिट्टी के कौन सा एग्रीकल्चर, और फिर हमारा क्या ही पेट भरेगा, फिर तो कोई भी सेक्टर सही से काम नहीं कर पाएगा। सी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर किसी कंट्री में सही से काम नहीं कर रहा है तो बाकी सेक्टर्स का डेवलप होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। या तो एग्रीकल्चर सेक्टर सही से काम कर जाए, या तो किसी और कंट्री की डिपेंडेंस से हमको एग्रीकल्चर सेक्टर अपना सही करना पड़ेगा, ठीक है, किसी और कंट्री से हमें फूड बनाना पड़ेगा। बिना खाने के कोई भी काम आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, वेरी वेल सेट, है ना, कि सॉइल में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हम भी मिट्टी से जुड़े हुए, तो सॉइल को एज अ लिविंग सिस्टम कंसिडर करा जाता है। और फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस से मिट्टी रोज गुजरती है। कैसे फिजिकल चेंजेस से, कैसे कि जब भी खेत में क्रॉप लगानी होती है तो हम खेत को प्लो करते हैं, यानी कि अंदर वाली मिट्टी को बाहर निकालते हैं, अंदर वाली मिट्टी को बाहर निकालते हैं, उसको हम हाथों से भी कर सकते हैं, है ना, फिजिकल लेबर भी कर सकता है, ट्रैक्टर्स भी कर सकते हैं। फिर उसमें क्रॉप लगती है, ठीक है, फिर अच्छे से क्रॉप उग पाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंजेस, अर्थवॉर्म, है ना, प्लांट्स, डेड मटेरियल्स, ये अपना जो भी केमिकल्स है वो उसमें रिलीज करते हैं, अपने आप को डीके करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस, हम जितने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी भी जब मिट्टी में मिल जाती है तो हमारी बॉडी के भी केमिकल्स उसमें ही मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट दिखता है, ठीक है। उन्होंने क्योंकि कोई गलत क्रॉप खा ली या गलत कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म खा लिया जिसमें ऑलरेडी पेस्टिसाइड था, अब उनको भी दिक्कत होने लग गई, ठीक है। तो ये इन सबके चेंजेस और इनके रिजल्ट हैं। अब सॉइल ऐसा नहीं कि आज लैंड था, आज रॉक टूटी और कल तक सॉइल बन जाएगी। हर सॉइल को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। पहले रॉक आती है, रॉक की वेदरिंग होना शुरू होती है, फिर रॉक वेदर, वेदर मतलब ये मौसम वाला वेदर नहीं, वेदर मतलब उसका टूटना, वेदरिंग होना, ठीक है, उसका इरोड होना, ठीक है। तो वो धीमे धीमे टूटना स्टार्ट होगी, कैसे टूटेगी, हम तो तोड़ेंगे नहीं, पत्थर हथौड़े से जा जाके, पानी से, रोज की सनलाइट से, रोज की विंड लगने से बहुत सालों तक ऐसा होता है, तब जाके ये सॉइल फॉर्म हो पाती है। रॉक्स टूटती है, टूटते 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 इकट्ठा होती है, और फिर धीमे 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 उसके ऊपर पतली सी लेयर बनती है सॉइल की, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को बनने के लिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं,
ज्यादा पेड़ ना लगा के ये सॉइल इरोजन हो रहा है, यानी कि हवा चलती है तो सॉइल उड़ जाती है, कहीं और सेटल हो जाती है जाके, या फिर वाटर आता है, फ्लड आता है, तो ये पूरा पानी के साथ सॉइल को लेकर चला आता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी पेड़ लगा होता तो क्या होता, वो सॉइल को होल्ड करके रखता और विंड उसको आगे नहीं लेके जा पाती। ठीक है, तो यही है कि हमारे इंडिया में कितने तरह के सॉइल हैं। ठीक है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग है, और वो कैसे फॉर्म हुई, इसका पेरेंट रॉक क्या है, और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और कौन से क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। राइट, तो हमें यही इस टॉपिक में कवर करना है। एंड लेट्स स्टार्ट। राइट, तो पहले है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल क्या है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ अवर कंट्री। राइट, ये कहाँ पे हमको मिलता है? ये हमें इसका एक्चुअली कोई परमानेंट पेरेंट रॉक नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक पेरेंट रॉक नहीं है। जिस भी पहाड़ से जहाँ भी जो भी रॉक इसको मिलता है, तो उनको ये तोड़ते फोड़ते रिवर्स के साथ ये नीचे नीचे आ जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। अब ये नीचे डिपॉजिट होते जाते हैं। नीचे का माउंटेन से ऊपर से नीचे आएगी कोई रिवर, तो साथ में अकेले नहीं आएगी, साथ में लेकर आएगी रॉक्स, साथ में लेकर आएगी पार्टिकल्स, और उन रॉक को भी तोड़ते फोड़ते लेकर आएगी, क्योंकि रिवर बहुत फियर्सफुली आती है नीचे। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड ड्यू टू इट्स ओन रिदम। राइट, तो क्या होता है कि जब वो नीचे नीचे आती है, जब वो इतनी फोर्स से नीचे आती है, तो रॉक्स को तोड़ते हुए फोड़ते हुए उनके पार्टिकल्स साथ लेकर आते हैं, और नीचे जब प्लेन एरिया आता है, वहां पे वो एरिया पे डिपॉजिट हो जाता है। यहीं से फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एलिवियल सॉइल का। ठीक है, और ये बहुत फर्टाइल सॉइल होते हैं, और प्लस इनको रिवर का भी सहारा मिल रहा है, तो वाटर अवेलेबिलिटी भी इन सॉइल के पास अच्छी होती है। राइट, तो इसीलिए हम इसका मैप अगर देखें, तो ये दिस इज द एलिवियल रीजन। राइट, आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, ये है पूरा एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ये आपको दिख रहा होगा माउंटेन्स के पास, है ना। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो माउंटेन्स के पास हो गया, फिर यहाँ यहाँ हमें एल्यूवियल सॉइल क्यों दिख रहा है? ये पेनिनसुलर पार्ट में या फिर इस एरिया तक हमें कैसे दिख रहा है? सी, जब रिवर रिवर का लाइफ ना हम लोग जैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज होते हैं, हमारी भी मुंह माया सब छूट जाती है ना, हम भी अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं। राइट, तो वैसे ही जो भी पार्टिकल्स बचे होते हैं रिवर के साथ, जो रिवर अपने पूरे जर्नी में लेकर आई है, वो जब ओशन से मिलने वाली होती है, अपने आप को इमर्स करने वाली होती है, तो वहां पे वो पार्टिकल्स वो छोड़ के आगे बढ़ती है, और उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। राइट, इनको हम डेल्टास फॉर्म में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब रिवर आगे बढ़ेगी तो ट्राइंगुलर शेप जैसे कुछ फीचर्स बन जाते हैं यहाँ पे डिपोजिशन से। इसकी वजह से यहाँ पर भी हमको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। राइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सिंपल, फाउंड इन नदर्न प्लेस, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, फॉर्म बाय रिवर्स इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्र। अच्छा, एक चीज मुझे और आपको बतानी थी कि वेस्ट बंगाल। राइट, अब यहाँ पे आ ही गया है तो बता देते हैं। वेस्ट बंगाल इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। राइट, सो इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर। राइट, और बाकी आगे तो मैं बताऊंगी क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का, सो आई विल ऑफ कोर्स डिस्कस इट। फिर क्या है, कोस्टल प्लेन्स में कैसे बन रहे हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे रिवर्स वहां पे जब अपने आप को सबमिट करने के लिए जाती हैं, अपना पानी सारा उनका ओशन, उनकी जर्नी खत्म हो रही होती है, तो वहीं पे अपने सारे पार्टिकल्स छोड़ के ही वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है। अब स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, तो सिर्फ पानी ही आगे बढ़ पाएगा, ये सैंड सिल्ट के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब एलिवियल सॉइल भी टू टाइप्स के होते हैं, भांगर और खादर। अब भांगर को थोड़ा सा पुराने, क्योंकि भंगार के लोग आते हैं ना मेरे में सामान लेने के लिए, जो भी हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो भांगर यानी कि ओल्ड एलिवियम, अब ओल्ड है, ओल्डर डिपॉजिट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्टाइल कम होगा, क्योंकि अब हम इसको यूज कर चुके हैं, है ना। तो जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। वैसे ही खादर क्या है, जो न्यू न्यू मटेरियल ऊपर से नीचे आया है, तो अब ये न्यू एलिवियम है, तो इसकी फर्टिलिटी ऑफकोर्स ज्यादा होगी। खादर ही फिर भांगार बनता है, फिर ऊपर से न्यू फॉर्मेशन आते हैं, और फिर वो न्यू खादर बनते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी बहुत हाई है, रिच इन पोटाश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड एंड सुटेबल फॉर राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज एंड पल्सेस। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सिंपल सी सॉइल थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। इस पे आपके बुक में भी बहुत शॉर्ट से दिया हुआ है, और उसमें ज़्यादा समझ में कुछ नहीं आता है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। राइट, अगर आपको लास्ट की लाइन में समझ में आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, पर ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है भी यहाँ पर। अब ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? सी, ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक स्पेसिफिक है, वो है बसाल्ट।
अभी बसाल्ट कहाँ से आया मैम, कैसे ये हुआ? सी, जब पहले के टाइम में वोल्केनोज दुनिया में मतलब विस्फोट होते थे या फिर वोल्केनिक एरप्शंस होते थे, तो उस समय जो लावा बाहर आता है, उस लावा का सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से इग्नियस रॉक बनती है, राइट? आपने 8th में 7th में पढ़ा होगा रॉक साइकिल के बारे में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ेंगे। रॉक जब लावा फॉर्मेशन होता है, लावा बाहर आता है, उसके सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक बनना स्टार्ट होती है, जिसको हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वही इग्नियस रॉक ही वोल्केनिक रॉक है। अब इतने सालों तक ये सॉलिडिफाई तो हो चुकी है, रॉक बन चुकी है। अब इतने सालों से विंड चल रही है, वाटर इस पे पड़ रहा है, रेन वाटर पड़ रहा है, ठीक है, और सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। तो सनलाइट, इन इतने सारे फोर्सेस जब एक साथ वर्क करते हैं या इतने लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करते हैं, तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं ना। हाउ एवर द स्मॉल एफर्ट इज, इफ इट इज डन कंसिस्टेंट, देन इट विल ऑलवेज शो योर रिजल्ट, राइट? तो वही वाली बात है यहाँ पे, आप अपने एफर्ट से मत डरिए। अगर इतने छोटे छोटे एफर्ट से एक रॉक को तोड़ पा रहे हैं, तो आपके एफर्ट से जरूर आपको अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो ब्लैक सोइल कैसे फॉर्म हो रही है? उन्हीं वोल्केनिक रॉक्स के वेदरिंग होने से। वेदरिंग मतलब क्या? कि उनके ही टूटने से, उनके ही रोड होने से, ठीक है। अब उनके जब पार्ट टूटते जा रहे हैं, टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, तो वो अपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर बनती जाती है, और फिर बनती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये इसलिए ब्लैक सॉइल इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में भी है और इसका फॉर्मेशन ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे हमको मिलती है, हम देख लेते हैं मैप में। ये जो ग्रे एरिया आपको पार्ट दिखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लेटू वाला ही रीजन है हमारे इंडिया का, ठीक है, जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस होते थे, तो ये। और वैसे भी हमारे इंडिया का हिमालयन रीजन नया है, कंपेरेटिवली न्यूली फॉर्म्ड है, ठीक है। लेकिन जो पेनिसुलर इंडिया है, ये बहुत पुराना है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। तो ये वैसे भी बहुत पुराना है, यहाँ पे भी ऐसे माउंटेन्स थे, पर इरोजन हो के अभी प्लेट्यूज बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है इन सॉइल का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्लैक इन कलर, ब्लैक सॉइल है ऑफकोर्स, ठीक है। फाइन टेक्सचर, देखिए सॉइल का टेक्सचर डिपेंड करता है कि वो सैंड होगी, ग्रैनुलर होगी, या फिर क्ले तक, ये इसका स्पेक्ट्रम है, यहाँ तक ये सॉइल हो सकती है। ग्रैनुलर सॉइल्स में क्या होता है, जैसे आप डेजर्ट को देखते हैं, डेजर्ट को अगर आप मुट्ठी में पकड़ेंगे, तो क्या होगा, एक एक पार्टिकल उसका नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर क्ले पार्टिकल, क्ले जैसे आप घर में खेलते हैं, आप मॉडल्स बनाते होंगे, तो क्ले पार्टिकल आप सिंपली समझ लीजिए, आपने फ्लोर में पानी डाल दिया और उसको आटे को गूंथ लिया, है ना। तो आप अगर उसको अपने हाथ में कोशिश करेंगे थामने की, पकड़ने की, तो क्या होगा, वो पूरा आपके हाथ में स्टिकीनेस के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। तो वो है क्ले पार्टिकल्स। तो ब्लैक सॉइल भी बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ही स्टिकी सॉइल होती है। और क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो आपस में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेनेशन, यानी कि जो भी सॉइल जितनी क्लेई होगी, वो उतना अच्छा मॉइस्चर रिटेन कर पाएगी, और जो सॉइल जितना डेजर्ट की तरफ जाएगी, वो उतना कम मॉइस्चर रिटेन कर पाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। अब क्या होता है समर में, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो उस वजह से उस सॉइल में डीप क्रैक्स बन जाते हैं ना, क्रैक ही हो जाता है पूरी सॉइल। अब ये भी बहुत अच्छा एक नेचुरल प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या होता है, सी, जब भी हमको कोई क्रॉप ग्रो करना पड़ता है, तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, उसका विद द हेल्प ऑफ बुलेट कार्ट या फिर ट्रैक्टर, या फिर ड्यू टू सम बैड इकोनॉमिक रिसोर्सेस, उनको खुद को अपनी अपनी अपने आप से ये सब करना पड़ता है। फ्लोइंग करनी पड़ती है। फ्लोइंग मतलब क्या, कि नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लेकर आना, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लेकर आना, ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। और मिट्टी को भी हवा की जरूरत है, मिट्टी को भी ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, फर्टाइल और अच्छे से होने के लिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डीप क्रैक्स बन गए हैं, यानी कि एयर अपने आप ही अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी, एयर अपने आप ही सॉइल के बॉटम तक पहुंच पाएगी। तो बेटर सॉइल एरेशन भी मिल रहा है, यानी कि सॉइल को अच्छी एयर मिल पा रही है इन डीप क्रैक्स की वजह से, ठीक है। अब रिच इन मिनरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइस। पर किसमें खराब है, फॉस्फोरस में, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि जो भी हर सॉइल सब में तो परफेक्ट नहीं हो सकती हम लोग की तरह, ठीक है। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छी है, किसी ना किसी में बहुत खराब है। जिन भी चीजों में अच्छी है, हमें उसका बेनिफिट लेना है और उस हिसाब से वो क्रॉप ग्रो करनी है। इसीलिए ब्लैक सॉइल में हम कॉटन को ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर कॉटन। और इसको कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, काली काली जमीन पे व्हाइट व्हाइट कॉटन। सो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया मैप आपका। अब है रेड एंड येलो सॉइल, ये भी बहुत छोटे से आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया और समझना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे, तो आप यहाँ से ऑफकोर्स को पढ़ सकते हैं। देखिए,
रेड एंड येलो सॉइल का भी जो पेरेंट रॉक है वो एक्चुअली इग्नियस रॉक ही है, ठीक है। वो भी वोल्केनिक रॉक ही है, वो वोल्केनो की वजह से ही बना है। पर ये जो रेड एंड येलो सॉइल है इनके रॉक्स अर्थ के अंदर ही बन गए थे, ठीक है। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अर्थ के बाहर आके नहीं बना है, ग्रेनाइट अंदर ही लावा जो डिपॉजिट रह गया था। पूरा लावा बाहर नहीं आ पाता ना बच्चों, नीचे भी कुछ लावा रह जाता है, अर्थ के अंदर भी कुछ लावा रह जाता है, जिनको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। बसाल्ट जैसे एक्सट्रूसिव रॉक था, वो बाहर आया अर्थ के तो वो एक्सट्रूसिव है यानी कि बाहर है। वैसे इंट्रूसिव रॉक यानी कि कुछ लावा अर्थ के अंदर भी रह जाता है, अंदर ही फॉर्म हो जाती है रॉक्स, अंदर ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जैसे उसमें से एक एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है। तो उनका भी जब वो धीमे 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 सरफेस पे आते हैं और फिर उनकी वेदरिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब उनकी वेदरिंग होगी तब ये रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल्स फॉर्म when ancient rock break down over a long period time in warm and wet climate, ठीक है। सनलाइट में क्या होता है, रॉक पार्टिकल जब सनलाइट बहुत तेज होती है तो वो अपना सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब सनलाइट नहीं होती यानी कि रात के समय में तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंडेशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, रॉक्स टूटने लगते हैं, ठीक है। वैसे ही लगातार बारिश की वजह से भी क्या होता है, ये सॉइल रॉक के बीच में क्या पेनिट्रेट करने लगता है रेन वाटर, और इसकी वजह से भी रॉक टूटने लग जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ही क्या होता है, ये रॉक इरोड होती है और फिर धीमे 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 सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हर सॉइल फॉर्मेशन का पेरेंट रॉक अलग है और उसके इरोजन की वजह से ही सॉइल बन पा रही है, ठीक है। अब ये रेड क्यों है और येलो क्यों है, ठीक है। क्योंकि इनके पेरेंट रॉक में ही क्या है, पेरेंट रॉक में ही आयरन ऑक्साइड्स हैं, आयरन की मतलब अच्छी एबिलिटी है, ठीक है। उसकी वजह से ही इनका रेड और येलो कलर हो रहा है, ठीक है। रेड कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन, आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा तो आयरन रस्ट करता है, ठीक है। आयरन में रस्टिंग आती है, रेड और ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमको दिखता है, तो उस वजह से ही वो सॉइल रेड हो जाती है। लेकिन अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, उस सॉइल में बारिश ज्यादा हो जाएगी तो वो येलो कलर शो करेगी, ठीक है। आयरन रिमेन्स हाइड्रेटेड एंड शोज येलो कलर, ठीक है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक सोलर को बिल्कुल येलो दिख रही है, सोलर को बिल्कुल रेड दिख रही है, दोनों का मिक्सचर दिखता है। हम कंपेयर कर सकते हैं पर यही इसका रीजन है, क्योंकि रेड क्यों हो रही है सॉइल, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, ठीक है, इसलिए रेड हो रही है। पर जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो हाइड्रेशन की वजह से यानी कि मतलब पानी से रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, सॉइल येलो दिखने लग जाती है। तो रेड एंड येलो सॉइल, पेरेंट रॉक आर सेम, ठीक है, पेरेंट रॉक इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, पर ये रिएक्शन की वजह से इनमें कलर आ रहा है, ठीक है। Thus, both soil originate from the same parent rock but differ because of moisture condition. यहाँ पे रेड सॉइल में मॉइस्चर थोड़ा कम है, पानी इतना ज्यादा नहीं है, पर हवा तो पूरी है, हवा तो हर जगह है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। पर येलो सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा है, हाइड्रेशन ज्यादा है, तो इसी वजह से ये येलो हो रही है, ठीक है। जैसे हमारी स्लाइड्स हैं, ओके। फिर अभी कहाँ कहाँ पे हमको मिलती है, पहले हम मैप देख लेते हैं इसका। तो हम देख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल, ये जो रेड कलर में आपको जितना भी पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी, ये देखिए, ये इतना भी पार्ट है ना, ये भी ओल्ड इंडिया है। ओल्ड इंडिया मीन्स बहुत पहले ही इंडिया बन चुका था ये वाला, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बन पा रहा है, यहाँ पे न्यू रॉक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत पुरानी रॉक्स है, ये वॉल्केनिक टाइम का पार्ट है, ठीक है। कि अंदर कोई रॉक बन गई थी, धीमे धीमे वो ऊपर आती गई और इरोड होती गई। तो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न किंगेटिक plains, sorry, foothills of western ghats and rich in iron compounds, right? ये जनरली पुअर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में। सी, टू एनी सॉइल टू हैव गुड फर्टिलिटी इट शुड हैव NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन गुड अमाउंट, राइट। तभी हम उस सॉइल को फर्टाइल सॉइल कहेंगे। और जो भी सॉइल जिस भी क्रॉप के लिए अप्रोप्रिएट है वो वहां पे ग्रो होती है, सो नथिंग टू बी वरी फॉर, राइट। ये हमने इसका मैप देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है लेटराइट सॉइल। सी, इसका कोई ऐसे में कहूँगी डिफाइन इसका पेरेंट क्रॉप तो नहीं है एलिबल सॉइल की तरह ही, बट ये सॉइल फॉर्म कैसे होती है, सी जहाँ पे भी सनलाइट ज्यादा है, हैवी रेनफॉल हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे क्या होता है, ज्यादा पानी बरसने की वजह से न्यूट्रिएंट्स ही वहां से निकल जाते हैं पानी के साथ साथ ही, ठीक है। या तो वो बहुत डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे या तो वो फ्लडी सिचुएशन के साथ वॉश ऑफ हो जाएंगे वहां से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू इंटेंस ब्लीचिंग कॉज्ड बाय हेवी रेन, द प्रोसेस इन विच रेन वाटर वॉश अवे न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड लीचिंग, है ना। या तो बहुत डीप पेनिट्रेशन हो जाएगा उन
उन मतलब न्यूट्रिएंट्स का, या तो वो वॉश ऑफ हो जाएंगे और कहीं और जाके डिपॉजिट होने वाले हैं, ठीक है। इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सारे चले गए, तो इट इज एसिडिक इन नेचर। लो फर्टिलिटी, वेरी ऑब्वियस है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स तो चले ही गए हैं। रिच इन आयरन एल्यूमिनियम, ये इनका एक मतलब फीचर है कि आयरन में और एल्यूमिनियम में ये रिच होते हैं। एंड बिकम वेरी हार्ड व्हेन ड्राई, सिंपली है ना। लेटेड सॉइल से हम ब्रिक फॉर्मेशन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हार्डन होगी बिल्कुल बहुत ठोस पत्थर की तरह हो जाती है, बिल्कुल ईंटों की तरह हो जाती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ हमें मिलती है हम देखते हैं। ये है लेटेड सॉइल, ये आपको हल्का सा बहुत कमी कम इंडिया में मिलती है, यहाँ पे कुछ राजस्थान महाराष्ट्र वाले पार्ट में, ये थोड़ा सा इधर है ना वेस्टर्न पार्ट में, थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में, बहुत ज्यादा लेटेड सॉइल का फॉर्मेशन है नहीं हमारे इंडिया में। बट it is good for tea, coffee, and cashew nut, right? And Kerala is famous for cashew nuts and cultivation on laterite soil. So this is sufficient for your laterite soil information. और agriculture use क्या है कि क्योंकि यहाँ पे पानी की ही दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है, तो पानी ज्यादा है या तो पानी कम है, ठीक है। तो प्रॉपर मैन्योरिंग या इरिगेशन की फैसिलिटीज की वजह से हम लेटराइट सॉइल को प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एरिड सॉइल, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि एरिड मतलब समथिंग विच इज वेरी ड्राई, है ना, विच इज वेरी डेजर्टी, ठीक है। तो एरिड क्या है, फॉर्म्स इन ड्राई एंड सेमी एरिड एरिया, जहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है बेसिकली, है ना। डेजर्ट क्लाइमेट्स वेयर इवोपरेशन वास्टली एक्सीड प्रेसिपिटेशन, यानी कि इतना पानी नहीं बरस रहा है जितना इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें बैलेंस आउट होंगे तो ही अच्छा रहेगा। प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, यानी कि पानी कम बरस रहा है, और इवोपरेशन बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि सनलाइट बहुत तेज है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय सैंडी टेक्सचर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी जो रॉक्स हैं उनके सैंडी टेक्सचर्स होंगे, वहाँ पे वाटर रिटेंशन थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि वाटर बहुत डीप पेनिट्रेट कर रहा था, ऊपर ऊपर तो लेयर में रहेगा ही नहीं वो। हाई सैलिनिटी एंड लैक ऑफ मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आपको उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेरी लो इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ये ह्यूमस क्या होता है, इसे ह्यूमस इज ओनली डीके मैटर, है ना, कि जो भी डेड मैटर होता है, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी को जब मतलब डीके करती है, उनकी बॉडी डीके करती है, तो उस मैटर से भी फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है सॉइल में, तो ये वही ह्यूमस है, ठीक है। विच है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तभी के लिए यहाँ पे कंकड़ बहुत फेमस है, क्योंकि इतनी गर्मी है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसलिए लोअर हॉराइजन पे क्या होता है, कंकड़ फॉर्मेशन रहते हैं, कंकड़ हमको मिलते हैं वहां पर, ठीक है। और ये अच्छा काम करते हैं वाटर इन्फिल्ट्रेशन में, रूट पेनिट्रेशन में, ठीक है। ये मतलब, ये मैंने क्या बोल दिया, इसको हम कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। हाँ, तो ये कंकर फॉर्मेशन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर फिल्ट्रेशन में या फिर रूट पेनिट्रेशन में थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि रूट्स के लिए सॉइल तो आरामदायक है पेनिट्रेट करने के लिए, पर कंकर से उनको क्या होता है, एक फोर्स मिलता है, एक रिस्ट्रिक्शन मिलता है, जिससे वो उतना अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाते। विद प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल कैन बिकेम प्रोडक्टिव। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट राजस्थान में रन करता है, इसकी वजह से वहाँ कुछ लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन सच प्रोजेक्ट विच इज वेरी पॉपुलर फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट। अब एरिड सॉइल भी बहुत छोटे से एरिया में, क्योंकि हमारे इंडिया में थार डेजर्ट वाला कुछ सीन है नहीं। अच्छा, मैं आपको इस पर बहुत अच्छा से एक आपको वो बताती हूँ फैक्ट। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स इन अवर वर्ल्ड, राइट, फाउंड इन ओनली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। ये यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट दिख रहा है ना आपको कंट्री का, ठीक है। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ही मेजोरिटी आपको जो वर्ल्ड में कंट्रीज दिखेंगी, वहीं पे ही आपको दिखता है यहाँ पे क्या, डेजर्ट। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स काम करते हैं, ओशन की वजह से यहाँ पे डेजर्ट बनता है। ये बहुत अच्छा एक ज्योग्राफी का पॉइंट है, किसी नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम जरूर से डील करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल। सी, फॉरेस्ट सॉइल हमारे इंडिया में कहाँ है, जहाँ फॉरेस्ट होगा, तो फॉरेस्ट हमारे हिमालयन रीजन्स में और नॉर्थ ईस्ट वाले हिल्स में बहुत ज्यादा है। ये वाला जो पार्ट है आपको, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये इस पार्ट को हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का बोलेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छे मतलब अमाउंट में है, ठीक है। तो हिली एरियाज में, माउंटेनियस रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में हमको बहुत अच्छे फॉरेस्ट सॉइल्स और फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके में टू टू टाइप्स होते हैं, मतलब इनके सॉइल में ही टू टाइप्स है, कि कहीं पे सॉइल कोर्स है, कहीं पे सॉइल थोड़ी सी फाइन है। कैसे, सी अपर स्लोप्स में क्या होगा, अपर स्लोप में एक तो पहले ग्रेविटी भी थोड़ा सा पुल डाउन कर रही है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पुल डाउन कर रहा है, और जब पानी बरसेगा या बारिश होगी या फिर रिवर आएगी, तो वो भी
जो ग्रेन्स उनको नीचे लेकर आ रही है, उनको रॉक्स को नीचे लेकर आ रही है। तो जो कोर्स ग्रेन है, यानी कि मतलब इतने सिल्टी नहीं है, इतने क्लेई नहीं है, वो नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर ही रहेंगे डेजर्ट वाले एरियाज में, ठीक है। तो वो ऊपर ही है, कोर्स ग्रेन सॉइल रहेगी ऊपर, ऊपर इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। लेकिन वैली एरियाज में, यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में जो रीजन है, या फिर माउंटेन्स के नीचे वाले पार्ट में, माउंटेन्स के एंड के पार्ट में क्या होता है, लोमी और सिल्ट सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सॉइल टूट कर आई, रॉक टूट कर आई, और नीचे आके सबमिट हो गई। जहां रॉक टूट गई वहां से तो हट गई, वहां से तो वॉश ऑफ हो गई, पर नीचे आके सबमिट हो गई, तो यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू कोर्स एंड ग्रेन सॉइल, राइट। इन चीजों को रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग करी जाती है, ताकि ये जो कोर्स ग्रेन सॉइल है और जो लोमी सिल्ट सॉइल है ना, ये थोड़ा सा कंजर्व है। वरना सारी लोमी और सिल्ट सॉइल तो नीचे चली जाती है, नीचे ही एग्रीकल्चर कितना ही करेंगे। तो इसलिए टेरेस फार्मिंग करी जाती है कुछ वैलीज में, ताकि जो ये लोमी और सिल्ट सॉइल है ये ऊपर ही रहे, और हम ऊपर भी टेरेस फार्मिंग इसको कर पाए, एटलीस्ट कुछ पार्ट हम इसका रोक पाए। टेरेस इज नथिंग बट मतलब स्टेयर लाइक केसेस बना दिए जाते हैं, ताकि वहां पे फार्मिंग हो सके। हाई रेनफॉल एरियाज है, वेरी अप्रोप्रिएट है, रिच इन ह्यूमस ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट कवर। सी, जहां भी फॉरेस्ट कवर डेंस होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे डेड मटेरियल प्लांट का और छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म का बहुत तेजी से होगा, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमस वहाँ पे अच्छे कंटेंट में हमको दिखता है। फॉरेस्ट सॉइल इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लोअर वैलीज एरियाज आर मोर फर्टाइल। वही आपको मैंने ऊपर समझाया कि वैली एरियाज के जो नीचे पार्ट होंगे, जो लोअर पार्ट्स होंगे, वो ज्यादा फर्टाइल होंगे और कल्टीवेशन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे, ठीक है। ये फॉरेस्ट एरिया, ये भी जो हिमालयन वाला पूरा रीजन है, और ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाला हिल्स का पूरा रीजन हमको देखने को मिलता है कि क्या यहाँ पर हम फॉरेस्ट सॉइल और टेरिस फार्मिंग जैसे चीजें कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपने जो भी मूवीज वगैरह का जो भी शूट होते हैं, तो वहाँ पे टेरेसेस में टी कल्टिवेशन होता है, ठीक है। तो वही ये इसी रीजन का पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा बस आपके लिए मैंने वो बना दिया एक शॉर्टकट, जो आपको हर सॉइल का एक एक ही लाइन में एक्सप्लेनेशन, या फिर आप इसको पढ़ सकते हो एज अ नोट, है ना, कि ब्लैक सॉइल, बसाल्ट, वोल्केनिक लावा, क्ले फॉर्मेशन, ये आप पढ़ सकते हैं इसको मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर इंटेलिजेंट इनफ फॉर दिस। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन के बारे में, कि सॉइल इरोड कैसे हो रहे हैं। सी, ये भी हमारे बायोलॉजिकल इम्बैलेंस का ही एक रिजल्ट है, ठीक है, कि क्योंकि हमने डिफॉरेस्टेशन इतनी तेजी से करा, ग्रेजिंग इतनी ज़्यादा हुई, हमने एग्रीकल्चर लैंड को अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, ह्यूमन सेटलमेंट में लाना शुरू कर दिया, माइनिंग इतनी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल भी खराब होने लगे। खराब मतलब इन से कि ऊपर की सॉइल, फर्टाइल सॉइल ही हटने लग गई, ठीक है, इरोजन होने लग गया उस सॉइल का। तो सॉइल इरोजन इज अ रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर, है ना, कि क्योंकि पेड़ रहेगा तो क्या रहेगा, वो रूट्स के साथ सॉइल को भी पकड़ के रखेगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, हवा चलेगी, पानी आएगा, रिवर आएगी, फ्लड्स आएंगे, तो वो सॉइल कहीं जाएगी नहीं। पर क्योंकि नॉर्मल लैंड है अब, है ना, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेड़ है नहीं, तो हवा और पानी सब अपना ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल को ले जाता है। जहाँ भी डिपॉजिट करता है वहां तो अच्छी चीजें हो जाती है, पर मेजोरिटी एरिया में सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है, वेरी सिंपल, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, रोड बिल्डिंग। हमने देखा ना कि जैसे जो डेजर्ट एरियाज थे या फॉरेस्ट एरियाज थे, हमने उसके उनके बीच से रोड निकाल दी, है ना, हमने उनके बीच से हाईवे बना दिए। ये भी बहुत बड़ा रीजन है सोइल इरोजन में, राइट। माइनिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, हम डिग कर रहे हैं सॉइल को, है ना, हम बहुत डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं सॉइल में, अर्थ में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल लूज हो रही है, सॉइल अपना मॉइस्चर खो रही है, और उसी वजह से सॉइल इरोजन अच्छे से हो पा रहा है। गली इरोजन क्या है, जब भी पानी बहुत तेजी से आता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं भी आता, तो वो कुछ मतलब ऐसे पैटर्न्स बनाता है, राइट। कि मैं कैसे समझा, एक मिनट ट्राई करती हूँ आपको समझाने का, कि कैसे पैटर्न्स बनाते हैं। मतलब ऐसे एक रिवर अगर आ रही है ना, तो साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स बने रहेंगे, ठीक है, जिनके बीच बीच से पानी निकलता रहेगा, यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ से पानी निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। पर ये जो बीच में आपको ये एरिया दिख रहा है ना, ये मिट्टी का एरिया होता है, ठीक है, ये गली इरोजन की तरह मतलब बन जाता है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ की भी सॉइल खराब होने लग जाती है। गली इरोजन इज व्हाट, रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल इनटू द सॉइल, है ना, कि पानी क्योंकि यहाँ से बीच से बह रहा है, तो ये और ये क्या हो गए, थोड़े से अपवर्ड एरिया हो गए। और जो ये ब्लू वाला पार्ट, अच्छा है ब्लू है यहाँ पे, आप पानी से समझ सकते हैं कि ये अगर रेड वाली सॉइल है ना, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यहाँ से पानी निकल रहा है। अब ये और ये जो कंपेरेटिवली थोड़ा सा अबव है, और जहाँ से पानी निकल रहा है वहां पे थोड़ा सा लोअर हो गया है। तो क्या है, ये एक मतलब
अपहेड थोड़ा सा एक फॉर्मेशन हो गया जिसको हम गली इरोजन कह रहे हैं, कि नीचे का तो यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ से तो सॉइल निकल जाएगी, अब ये गली गली रह गई, इन पे तो कौन सी हम कल्टीवेशन कर पाएंगे, कौन सा एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तो इसको हम गली इरोजन कहते हैं। व्हेन गलीज आर बिकम वेरी डीप एंड एक्सटेंसिव दे फॉर्म रेवनाइज। जैसी बस एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी बुक का इतना कोई इतना पार्ट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, राइट। अब है शीट इरोजन एंड विंड इरोजन, ये आपकी बुक का पार्ट है। शीट इरोजन क्या, कि जब पूरी पूरी शीट ही उड़ी जा रही है ना, टॉप सोल की यूनिफॉर्मली शीट ही पूरी उड़ गई है, उसको शीट इरोजन कहेंगे। और विंड इरोजन, क्योंकि विंड की चलने की वजह से सॉइल, जो ड्राई सॉइल है, जो इस पास मॉइस्चर इतना अच्छा नहीं है, वो उड़ जाती है, जो जैसे हम सैंड ड्यून्स फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल जिनमें इतना मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा नहीं है, जो इतने क्लेई नहीं है, वो हवा के साथ ज्यादा अच्छे से उड़ने की कैपेसिटी रखती है, राइट। ये तो बात होगी प्रॉब्लम की। अब हम कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या है। पहला है कॉन्टूर फ्लोइंग। सी इसमें क्या होता है कि हम हिल्स की ही डायरेक्शन में, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में उनके फ्लोइंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, इट्स अ गुड हिल, है ना। तो आप फ्लोइंग इस डायरेक्शन में कर रहे हो, है ना। केक जैसा होता है ना, तो केक के मतलब पिलर्स होते हैं ना, एक पिलर, टू पिलर, थ्री पिलर, तो उसके ही डायरेक्शन पे आप ऐसे फ्लो कर रहे हो। अब क्या होगा, अब पानी ऊपर से जब नीचे आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा सॉइल इरोजन रुक जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं इसमें इफेक्टिव है ये, पर एटलीस्ट स्मॉल एफर्ट्स मेक ह्यूज इम्पैक्ट, राइट। तो इस डायरेक्शन में जब हम इसके साथ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा सॉइल फॉर्मेशन रुक जाता है, यानी कि वाटरफॉल थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। आप इसको ऐसे समझिए, कॉन्टोर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग दोनों का कुछ कुछ सिमिलर सा ही है, कि जब आप फ्लैट एकदम हिली सरफेस को थोड़ा सा स्टेडी केस में कर दोगे ना, बिल्कुल एक हिल से पानी गिरेगा तो बहुत तेजी से पानी आएगा, बहुत अच्छे से विंड खूब स्पीड में चलेगी। लेकिन थोड़ा सा स्टेयर केस मिल जाएगा, थोड़ा उसको बैरियर मिल जाएगा एक तरह से, तो उतना तेज वो काम नहीं हो पाएगा, उतना स्पीडी टर्म्स में वो काम नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा सॉइल इरोजन स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। वरना फ्लो कैसे होता है, अप एंड डाउन, कि नीचे से मिट्टी निकाली अप लेकर, नीचे से मिट्टी निकाली अप लेकर, डाउन टू अप, डाउन टू अप। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड राउंड, है ना। यहाँ पे फ्लोइंग क्या कर रही है, पूरे हिल्स के चारों ओर पे हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन, वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड ही प्रोसेस थोड़ा कम हो रहा है, कि विंड की स्पीड और रिवर की स्पीड या वाटरफॉल की स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है, इसकी वजह से ये जो इरोजन है थोड़ा सा कम होता है। सी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में वैसे हम क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन जो छोटे छोटे इम्पैक्ट है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये टेरेस फार्मिंग और कॉन्टोर फ्लोइंग से भी बहुत सारा सॉल्यूशन रुक सकता है। सेकेंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, है ना, यानी कि हम एक ही तरह का सारा क्रॉप ना ग्रो कर दें, ठीक है। हम स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग करें, कि कुछ स्ट्रिप्स में कुछ अलग पार्ट है, मान लीजिए शुगर केन है, दूसरे स्ट्रिप में हमने वीट कर दिया, है ना, तो ये ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में करें। इससे भी सॉइल इरोजन काफी रुकता है। प्लस इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सॉइल एज वेल, है ना। सॉइल कंजर्वेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर आप एक ही फील्ड में सब कुछ एक ही जैसा लगा देंगे, तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा इरोड होते हैं वहाँ पे, न्यूट्रिएंट ज्यादा खत्म होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स मतलब अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स, राइट। शेल्टर बेल्ट्स आपने, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अपने बॉर्डर में या फिर किसी और ग्रोइंग फील्ड में अपने बॉर्डर में क्या करे, ट्री लगा दिए, ठीक है। इट लुक्स गुड एज वेल, और इसका दूसरा जो मेन काम है वो ये है कि विंड की स्पीड को कम करना, राइट। जब आसपास ट्रीज रहेंगे तो विंड चलेगी, तो वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड पे नहीं लगेगी, पहले उसको किसको लगना पड़ेगा, पहले उसको ट्री को सामना करना पड़ेगा, ट्री एक एज अ बैरियर काम करेगा, और सीधे वो फील्ड को नहीं लगेगी, जब फील्ड को सीधे लगेगी ही नहीं, तो ये इरोजन होगा ही नहीं, है ना। और ट्री ने तो वैसे भी सॉइल को पकड़ के रखा है, तो वो उसको जाने नहीं देगा, तो सॉइल इरोजन काफी हद तक रुक जाएगा। एंड द फिफ्थ इज शेल्टर बेल्ट, सॉरी, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, राइट। वैसे तो सैंडी एरियाज में बहुत ज्यादा कुछ प्लांटेशन हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि सॉइल ही वहाँ की वैसी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी भी वहाँ की वैसी नहीं है, और प्रेसिपिटेशन रेट बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इवोपरेशन रेट। पर तब भी कुछ सॉर्ट ऑफ बुशेस या कुछ सॉर्ट ऑफ कैक्टस हम वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये सैंड बहुत तेजी से उड़ती है, जो हम सैंड ड्यून्स, रेत के टीले जिससे बन जाते हैं, वो थोड़ा सा रुक पाएंगे, और ये प्रिवेंट कर पाएगा मूवमेंट ऑफ सैंड को, ठीक है। तो अगर हम ग्रासेस, थॉर्नी बुशेस लगाएंगे तो थोड़ा सा हमारा काम इजी हो सकता है, राइट। तो बस यही था इस चैप्टर का, ये चैप्टर यहीं पे एंड है।
And thank you very much for watching this. I hope you all like this video, and do let me know what I can improve and what further we can discuss, right? So thank you. Bye bye. Take care.